शक्तिशाली सुरक्षा के बावजूद उसे अभी भी अकल्पनीय भारी क्षति पहुंची थी। विराट, तुम मृत्यु के पात्र हो। सम्राट जलासुर ने एक क्रूर और बर्बर दृष्टि के साथ विराट को घूरते हुए असीम क्रोध में दहाड़ते हुए कहा। विराट के विस्फोट से वह बुरी तरह घायल हो गया था। इतने बड़े घाव को पूर्णतः भरने के लिए अनगिनत वर्षों के स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता होगी। इस क्षण विराट के प्रति सम्राट जलासुर की हत्या की भावना अत्यंत तीव्र थी। धिक्कार है, वह अभी भी जीवित है। यह देखकर विराट मन ही मन उसे कोसने से स्वयं को रोक न सका। सम्राट जलासुर को अपनी ओर आक्रमण करते देख विराट ने अपनी चिंता को दरकिनार किया और सर्वोच्च दिव्य विकास लोक के 1000 अंधकार दानव पुतलों को नियंत्रित करते हुए सम्राट जलासुर की ओर पुनः झपट पड़ा। जैसे ही वे सम्राट जलासुर के निकट पहुंचे, एक कानफोड़ू गर्जना के साथ विराट ने सर्वोच्च दिव्य विकास लोक के इन 1000 अंधकार दानव पुतलों को एक बार फिर विस्फोटित कर दिया। एक चकाचौंध करने वाले विस्फोट ने एक बार फिर सम्राट जलासुर को निगल लिया। विराट के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि इस विस्फोट के पश्चात भी सम्राट जलासुर जीवित था। धिक्कार है, इन अंधकार दानवों को मारना इतना कठिन है। यह देखकर विराट पुनः कोसने लगा। उसने सर्वोच्च दिव्य विकास लोक के शेष 500 अंधकार दानव पुतले बाहर निकाले और उन्हें पुनः विस्फोटित करने के लिए सम्राट जलासुर की ओर झपट पड़ा। अर्ध महाविपत्ति लोक और सर्वोच्च दिव्य विकास लोक के सभी अंधकार दानव पुतलों के समाप्त होने के पश्चात सम्राट जलासुर अंततः और अधिक टिक नहीं सका और उसका विशाल शरीर ढह गया। अपनी मृत्यु के क्षण में सम्राट जलासुर की आंखों ने अनंत आक्रोश से भरकर विराट को घूरा। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि महाविपत्ति लोक में प्रवेश करने के पश्चात अंततः वह विराट के हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। विराट सम्राट जलासुर के शव के निकट पहुंचा और उसे एकत्र करने के लिए अपना हाथ हिलाया। सम्राट जलासुर को मारने के लिए उसने अपने अर्ध महाविपत्ति लोक और सर्वोच्च दिव्य विकास लोक के सभी अंधकार दानव पुतलों को समाप्त कर दिया था। हानि बहुत बड़ी थी। यह समझना आवश्यक है कि इन पुतलों का निर्माण करने के लिए भारी मात्रा में दुर्लभ और बहुमूल्य सामग्रियों तथा जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होती है। इस स्तर का प्रत्येक अंधकार दानव पुतला एक अत्यंत मूल्यवान खजाना है। यद्यपि इस युद्ध में उनका पूर्ण रूप से उपयोग हो गया था, जिससे विराट को बहुत अधिक पीड़ा हो रही थी। जहां तक सम्राट जलासुर के शव का प्रश्न था, बार बार हुए विस्फोटों के पश्चात वह पूर्णतः क्षत विक्षत हो चुका था और स्पष्ट रूप से पुतले बनाने के लिए अनुपयोगी था। खैर, वह इसे भोजन के रूप में शार्दुल के पास वापस ले जा सकता था। अंततः विराट केवल इस विचार से ही स्वयं को सांत्वना दे सका। सम्राट जलासुर को मारने के पश्चात विराट प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में नहीं रुका। वह पहले ही अधिकांश क्षेत्र का अन्वेषण कर चुका था और आगे के अन्वेषण से संभवतः कम ही प्रतिफल प्राप्त होता। जहां तक पूर्व में भाग चुके सम्राट शेरा का प्रश्न था, विराट का उसे खोजने का कोई इरादा नहीं था। सम्राट शेरा एक पारलौकिक क्षेत्र का महारथी था। यदि वह भागने के लिए दृढ़ संकल्पित था तो विराट उसे पकड़ नहीं पाता। इसके अतिरिक्त उसके पास अर्ध महाविपत्ति लोक और सर्वोच्च दिव्य विकास लोक के जितने भी अंधकार दानव पुतले थे, वे सभी सम्राट जलासुर के साथ हुए युद्ध में समाप्त हो चुके थे। यदि उसका पुनः सम्राट शेरा से सामना होता भी तो वह उसे मार नहीं पाता। केवल अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार और विशाल कछुए पर निर्भर रहकर वह महाविपत्ति लोक के एक नवोदित महारथी का सामना कर सकता था, परंतु उसे मारना अत्यंत कठिन था। उसी क्षण विराट ने विशाल कछुए को उठाया और बाहरी शहर की ओर उड़ चला। प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के प्रवेश द्वार पर एक वृद्ध पुरुष जिसके ऊपर कछुए का कवच था, प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से बाहर उड़ता हुआ आया। प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से निकलने के पश्चात कछुए का कवच पहने हुए उस वृद्ध पुरुष ने राहत की एक लंबी सांस ली। अंततः मैं बाहर आ ही गया। कछुए का कवच धारण करने वाला यह वृद्ध पुरुष कोई और नहीं बल्कि कछुआपति कश्यप था, जो कछुआ राक्षस वंश का प्रमुख था। जब उसने सम्राट जलासुर, सम्राट शेरा और अन्य लोगों ने विराट को घेरा था, तब उसने विशाल कछुए की अपार शक्ति को देखा था, जो अत्यंत प्रचंड थी। अतः स्थिति को प्रतिकूल देखकर वह भागने वाला प्रथम व्यक्ति था। सफलतापूर्वक अपने प्राण बचाकर भागने के पश्चात कछुआपति कश्यप तुरंत बाहरी शहर की ओर उड़ गया। इस सब के पश्चात प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में एक क्षण के लिए भी और नहीं रुकना चाहता था। की रूप बदलने की क्षमता मिलकर विराट को घेर लिया था, तब उसने उस विशाल कछुए की अपार शक्ति को अपनी आंखों से देखा था, जो कि अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। इसलिए स्थिति को अपने प्रतिकूल देखकर वह सबसे पहले भाग खड़ा हुआ था। अपनी जान बचाकर सफलतापूर्वक भाग निकलने के बाद कछुआपति कश्यप ने तुरंत बाहरी शहर की ओर उड़ान भरी। इस सब के बाद वह प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहता था। 2 साल तक लगातार उड़ान भरने के बाद आखिरकार वह भारी कठिनाइयों का सामना करते हुए प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से बाहर निकलने में सफल रहा। हालांकि वह एक बार पहले भी खंडहरों को पार कर चुका था, फिर भी प्राचीन ड्रैगन महल कहतरों से भरा हुआ था और कछुआपति कश्यप ने बहुत तेजी से उड़ने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं वह किसी नई मुसीबत को बुलावा न दे दे। इसलिए उसके प्रस्थान से लेकर प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के प्रवेश द्वार तक पहुंचने में उसे पूरे 2 साल लग गए। कछुआपति कश्यप ने अपने पीछे छूट गए प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों पर एक नजर डाली। उसकी आंखों में जटिल भावनाएं उमड़ रही थीं। इन खंडहरों में उसने जिन कहतरों का सामना किया था, वे उसके जीवन भर के कहतरों से कहीं अधिक थे। वह अपने साथ जिन कछुआ राक्षस वंश के एल्डर्स को लेकर आया था, वे लगभग सभी इन खंडहरों में मारे गए थे। इसके अलावा विराट का अपमान करने के कारण उनके कछुआ राक्षस वंश के मुख्य गढ़ को तलवार संप्रदाय द्वारा नष्ट कर दिया गया था। यह सोचकर कछुआपति कश्यप गहरे दुख में डूब गया। अगर वह इन प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों की खोज करने नहीं आता तो शायद यह सब कुछ नहीं होता। हालांकि उसने प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में कई अवसर प्राप्त किए थे, जिससे उसकी साधना में भारी वृद्धि हुई थी और उसने अर्ध महाविपत्ति लोक के स्तर को पार कर लिया था। एक ऐसा स्तर जिसके बारे में उसने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन क्या यह सब उस भारी कीमत के लायक था जो उसने चुकाई थी? कछुआपति कश्यप कुछ देर तक प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों को सूनी आंखों से देखता रहा। फिर एक झटके के साथ उसने कछुआ राक्षस वंश के क्षेत्र की ओर उड़ान भरी। हालांकि कछुआ राक्षस वंश के क्षेत्र को तलवार संप्रदाय द्वारा नष्ट कर दिया गया था, फिर भी कछुआपति कश्यप के मन में उम्मीद की एक किरण बाकी थी। आखिरकार हालांकि वह और विराट जानी दुश्मन बन चुके थे, लेकिन उनकी कई लड़ाइयों के दौरान उसने विराट के चरित्र को थोड़ा बहुत समझ लिया था। विराट कोई क्रूर और निर्दयी इंसान नहीं था। भले ही तलवार संप्रदाय ने कछुआ राक्षस वंश के गढ़ को नष्ट कर दिया हो, लेकिन शायद वे सभी कबीले वालों को खत्म नहीं करेंगे। उसने अंदाजा लगाया कि सबसे अधिक संभावना यह है कि वे कछुआ राक्षस वंश के उच्च पदस्थ सदस्यों को खत्म कर देंगे और फिर बाकी बचे कमजोर सदस्यों को तितर बितर कर देंगे। शायद वापस लौटने पर वह अभी भी कछुआ राक्षस वंश के कुछ सदस्यों को इकट्ठा कर सके।
कछुआपति कश्यप, जो अब एक अर्ध महाविपत्ति लोक का विशेषज्ञ बन चुका था, कि उड़ान की गति उस समय की तुलना में कहीं अधिक तेज थी जब उसने कछुआ राक्षस वंश की पुश्तैनी जमीन से प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों की यात्रा की थी। वह केवल 1 महीने में ही कछुआ राक्षस वंश के क्षेत्र में लौट आया। हालांकि वापस लौटने पर उसके सामने जो नजारा था उसने उसे पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। उसने शुरू में यह मान लिया था कि तलवार संप्रदाय के हमले के बाद कछुआ राक्षस वंश मिट्टी में मिल गया होगा और उसके कई सदस्य मारे गए होंगे, लेकिन अब कछुआ राक्षस वंश के क्षेत्र में हलचल मची हुई थी। न केवल कछुआ महल सुरक्षित था, बल्कि कछुआ राक्षस वंश के अधिकांश सदस्य भी सुरक्षित थे। सटीक रूप से कहें तो वे न केवल सुरक्षित थे, बल्कि उस समय की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध और शक्तिशाली थे जब उसने कछुआ राक्षस वंश छोड़ा था। उस समय पूरे कछुआ राक्षस वंश में कुल मिलाकर 30 से भी कम दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ थे, लेकिन अब उसे 1000 से अधिक दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की उपस्थिति महसूस हो रही थी। 1000 दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ, क्या यह कोई गलती थी? यह तो हद हो गई। कछुआपति कश्यप अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। इस पल उसे यहां तक लगा कि शायद वह कोई भ्रम देख रहा है। इन वर्षों में कछुआ राक्षस वंश के साथ आखिर क्या हुआ था? कछुआ राक्षस वंश अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? क्या यह नहीं कहा गया था कि उस समय तलवार संप्रदाय के योद्धाओं ने कछुआ महल को भेद दिया था? तो फिर उसके सामने यह जो नजारा था वह आखिर क्या था? कौन है? हमारे कछुआ महल की जासूसी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही कछुआपति कश्यप सदमे से अवाक खड़ा था, कछुआ महल से एक आकृति उड़कर बाहर आई और उसने कछुआपति कश्यप पर चिल्लाकर कहा, देवदत्त, तुमने वास्तव में दिव्य विकास लोक के चरम स्तर को पार कर लिया है। तुमने यह कैसे किया? नवागंतुक को देखकर कछुआपति कश्यप एक बार फिर पूरी तरह से चौंक गया। यह कछुआ राक्षस वंश का योद्धा उस समय कछुआ राक्षस वंश में केवल एक अर्ध दिव्य विकास लोक का सेनापति था, लेकिन कुछ ही दशकों में उसने वास्तव में दिव्य विकास लोक के चरम स्तर को पार कर लिया था। यहां तक कि खुद कछुआपति कश्यप से भी तेज, जिसने अनगिनत खतरों का सामना किया था और प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में अनगिनत अवसर प्राप्त किए थे। इस पल कछुआपति कश्यप को अचानक लगा जैसे उसने अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया हो। पिछले कुछ दशकों में प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में उसने जिन अनगिनत खतरों का सामना किया था वे पल भर में अर्थहीन लगने लगे थे। कश्यप, यह तुम हो? इसी बीच देवदत्त नामक कछुआ दानव योद्धा ने भी आने वाले व्यक्ति को पहचान लिया। यह कछुआपति कश्यप था जो उनके कछुआ राक्षस वंश का पूर्व प्रमुख था। हाँ, यह मैं ही हूं। देवदत्त, आखिर हुआ क्या है? इन वर्षों में कबीले का क्या हुआ? शूरसेन ने मुझे उस समय एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि तलवार संप्रदाय ने कछुआ महल को भेद दिया है। कछुआपति कश्यप ने हड़बड़ाहट में पूछा। वह बूढ़ा नीच शूरसेन, वह अपनी औकात नहीं जानता था, वह मरने लायक ही था। यह सुनकर देवदत्त ने उपहास किया। हमारे कछुआ राक्षस वंश पर तलवार संप्रदाय की कृपा हुई है, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। उस बूढ़े नीच शूरसेन ने वास्तव में तलवार संप्रदाय के आदरणीय लोगों के आगमन में बाधा डालने का दुस्साहस किया। कश्यप, यह देखते हुए कि तुम कभी मेरे कछुआ राक्षस वंश के सदस्य थे, मैं आज तुम्हारी जान बख्श दूंगा। बेहतर होगा कि तुम अभी यहां से चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना, वरना मेरे कठोर व्यवहार के लिए मुझे दोष मत देना। देवदत्त, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? देवदत्त की बातें सुनकर कछुआपति कश्यप के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं कछुआ राक्षस वंश का प्रमुख हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात करने की? तुम कछुआ राक्षस वंश के प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं हो। अब तुम कछुआ राक्षस वंश के लिए सिर्फ एक पापी हो। देवदत्त ने कछुआपति कश्यप की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। गुस्ताख, तुम जैसे एक अदने से अधीनस्थ की मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम बहुत दुस्साहसी हो गए हो। लगता है मुझे आज तुम्हें एक सबको सिखाना ही होगा, वरना तुम भूल जाओगे कि तुम्हारी औकात क्या है। कछुआपति कश्यप क्रोध से दहाड़ा। यह कहते हुए कछुआपति कश्यप ने देवदत्त की ओर एक हथेली का प्रहार किया। हालांकि इन वर्षों में देवदत्त की शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी, लेकिन फिर भी वह केवल एक चरम दिव्य विकास लोक का योद्धा था, जबकि कछुआपति कश्यप खुद अब एक अर्ध महाविपत्ति लोक का विशेषज्ञ था। साधना के मामले में वह देवदत्त से एक पूरा स्तर ऊपर था। कछुआपति कश्यप के हथेली के प्रहार का सामना करते हुए देवदत्त ने ठंडी सांस ली, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने भी अपनी हथेली से प्रहार किया और कछुआपति कश्यप के हमले का सीधे सामना किया। दोनों हथेलियां एक बहरे कर देने वाले धमाके के साथ टकराईं। प्रभाव के बल से कछुआपति कश्यप और देवदत्त दोनों को दर्जनों मील पीछे धकेल दिया गया। यह मुकाबला आश्चर्यजनक रूप से बराबरी का था। यह असंभव है। तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? तुम केवल दिव्य विकास लोक के चरम पर हो। कछुआपति कश्यप ने देवदत्त को घूरते हुए अविश्वास से कहा। उसने मान लिया था कि वह देवदत्त को आसानी से हरा सकता है, लेकिन जब वे वास्तव में टकराए तो उसने पाया कि देवदत्त की शक्ति किसी भी तरह से उसकी अपनी शक्ति से कम नहीं थी। इस अकल्पनीय घटना ने कछुआपति कश्यप को पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। हमारे तलवार संप्रदाय के योद्धाओं की युद्ध शक्ति की कल्पना तुम जैसे बाहरी लोग कैसे कर सकते हो? यह सुनकर देवदत्त ने उपहास किया। जब से वह तलवार संप्रदाय में शामिल हुआ था, उसने अंधकार पर्वत में अंधकार दानव वंश के खिलाफ अनगिनत लड़ाइयों में कछुआ राक्षस वंश का नेतृत्व किया था और उल्लेखनीय कारनामे हासिल किए थे। उसने तलवार संप्रदाय के भीतर बड़ी मात्रा में खजाने और संसाधनों का आदान प्रदान करने के लिए इन योग्यताओं का उपयोग किया था। उसने अकेले ही कई अस्थि मज्जा शुद्धि और हड्डी मजबूत करने वाली गोलियों का आदान प्रदान किया था। इन गोलियों के माध्यम से उसकी युद्ध कला की योग्यता में एक परिवर्तनकारी बदलाव आया था। तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह द्वारा सुधारे जाने के बाद उसकी काया और सच्चा सार अविश्वसनीय रूप से शुद्ध और स्थिर हो गया था। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में अंधकार पर्वत में अंधकार दानव वंश के खिलाफ उसकी लगातार लड़ाइयों ने उसकी युद्ध क्षमता को पूर्णता तक निखार दिया था। उसके जैसा एक योद्धा जो तलवार संप्रदाय के अद्भुत खजानों और संसाधनों के विशाल संग्रह द्वारा परिष्कृत और संवर्धित किया गया था और अनगिनत लड़ाइयों से तपकर कुंदन बन गया था, आम योद्धाओं की पहुंच से बहुत दूर था। तलवार संप्रदाय के योद्धाओं के लिए अपने स्तर से ऊपर के दुश्मनों को हराना एक आम बात थी। बहुत खूब, बहुत खूब। लगता है मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे चुनौती दे सकते हो? कछुआपति कश्यप ने गंभीर भाव से कहा। ऐसा कहते हुए उसने महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र स्तर की एक युद्ध तलवार निकाली। प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में इतने वर्षों तक प्रशिक्षण लेने के बाद उसने एक से अधिक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। चूंकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को ताकत से नहीं हरा सकता था, इसलिए वह अपने जादुई खजानों के स्तर का उपयोग करके जीतेगा। कछुआपति कश्यप को अपना महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र निकालते देख देवदत्त के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। वह महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्रों की शक्ति से भली भांति परिचित था। अपनी शक्ति के साथ वह कछुआपति कश्यप से बिल्कुल नहीं डरेगा, लेकिन वह महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र से डरे बिना नहीं रह सकता था।
हालांकि उसने इन वर्षों में जबरदस्त सैन्य उपलब्धियां हासिल की थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर का उपयोग विभिन्न साधना संसाधनों के आदान प्रदान के लिए किया गया था। इसके अलावा तलवार संप्रदाय में महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के विनिमय की कीमत सस्ती नहीं थी और अपनी संचित सैन्य उपलब्धियों के साथ वह फिलहाल एक का आदान प्रदान करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। क्या हुआ, डर गए? देवदत्त के चेहरे का रंग बदलते देखकर कछुआपति कश्यप ने व्यंग्य किया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कछुआ राक्षस वंश का असली नेता कौन है। हालांकि जैसे ही कछुआपति कश्यप ने बोलना समाप्त किया, कछुआ महल से कई आकृतियां उड़कर बाहर आईं। कश्यप, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, हमारे कछुआ राक्षस वंश में हंगामा करने का दुस्साहस कैसे किया। जनरल देवदत्त ने तुम्हें कृपा करके जाने दिया, एहसान फरामोश मत बनो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कछुआ राक्षस वंश अभी भी तुम्हारा क्षेत्र है? समझदारी दिखाओ और दफा हो जाओ, वरना हमें कठोर होने के लिए दोष मत देना। कछुआ राक्षस वंश के ये दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ देवदत्त के पास उड़कर आए और कछुआपति कश्यप पर क्रोध से चिल्लाए। इन कछुआ राक्षस वंश के विशेषज्ञों ने पहले ही कछुआपति कश्यप के आने पर ध्यान दे दिया था, लेकिन यह देखकर कि देवदत्त स्थिति से निपटने के लिए बाहर गया था, उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। आखिरकार देवदत्त की युद्ध शक्ति को सार्वभौमिक रूप से दुर्जय माना जाता था। वर्तमान में देवदत्त पूरे कछुआ राक्षस वंश में सबसे मजबूत था। मूल रूप से उनके कछुआ राक्षस वंश ने हाल के वर्षों में एक अर्ध महाविपत्ति लोक का विशेषज्ञ पैदा किया था, लेकिन दुर्भाग्य से वह अर्ध महाविपत्ति लोक का कछुआ दानव विशेषज्ञ अंधकार दानव वंश के खिलाफ लड़ाई में मारा गया था। उस विशेषज्ञ की मृत्यु के बाद देवदत्त अब कछुआ राक्षस वंश का सबसे मजबूत सदस्य और उसका नेता था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि देवदत्त आसानी से कछुआपति कश्यप को हरा सकता है, लेकिन कछुआपति कश्यप को महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल करते देखकर वे अब चुपचाप खड़े नहीं रह सकते थे। तलवार संप्रदाय के योद्धाओं के रूप में उन सभी ने महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्रों की शक्ति देखी थी। देवदत्त की शक्ति वास्तव में साधारण अर्ध महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञों से नहीं डरती थी, लेकिन महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र का उपयोग करने वाले के खिलाफ वह अभी भी कुछ हद तक कमजोर था। तुम गद्दार, मैं कछुआ राक्षस वंश का प्रमुख हूं, क्या तुम अंधे हो गए हो? यह दृश्य देखकर कछुआपति कश्यप आग बबूला हो गया और कछुआ राक्षस वंश के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों पर चिल्लाने लगा। उसने मूल रूप से सोचा था कि देवदत्त को तलवार संप्रदाय से लाभ मिला है, यही कारण है कि वह उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था। उसने मान लिया था कि कछुआ राक्षस वंश के अन्य सदस्य अभी भी उसे अपने प्रमुख के रूप में पहचानेंगे, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि कछुआ राक्षस वंश के अन्य सदस्यों का रवैया भी देवदत्त जैसा ही था। वे उसे, जो उनका प्रमुख था, अपने ही लोगों में से एक मान रहे थे। वह, जो कभी कछुआ राक्षस वंश का सर्वोच्च प्रमुख था, अब उनकी नफरत का निशाना बन गया था। तुम हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं हो। तुम अब कछुआ राक्षस वंश के लिए सिर्फ एक पापी हो। हमारे कबीले की खातिर हम आज तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं करेंगे, बस यहां से चले जाओ। अगर तुम यहां परेशानी पैदा करना जारी रखते हो तो हमें कठोर होने के लिए दोष मत देना। कछुआ राक्षस वंश के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ कछुआपति कश्यप पर क्रोध से दहाड़े। जब से कछुआ राक्षस वंश को तलवार संप्रदाय द्वारा मिला लिया गया था, उन्होंने संप्रदाय से अनगिनत लाभों का आनंद लिया था और दिव्य विकास लोक को पार कर लिया था। शुरू में तलवार संप्रदाय के सामने उनका आत्मसमर्पण कुछ हद तक अनिच्छुक था, जो परिस्थितियों के कारण मजबूरी में किया गया था, लेकिन अब उन्होंने स्वेच्छा से तलवार संप्रदाय के प्रति समर्पण कर दिया था और पूरी तरह से खुद को इसका हिस्सा मानते थे। तलवार संप्रदाय के बिना उन्होंने वह सब हासिल नहीं किया होता जो आज उनके पास है। उनकी योग्यता के साथ दिव्य विकास लोक को पार करने में उन्हें न जाने कितना समय लग जाता। इसके अलावा उनमें से कई तो शायद अपने पूरे जीवन में दिव्य विकास लोक को पार भी नहीं कर पाते। जरा देखिए कि कछुआ राक्षस वंश ने अनगिनत वर्षों में कितने दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ पैदा किए हैं। कछुआ राक्षस वंश के पास वर्तमान में पूरे इतिहास के सभी दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों की तुलना में कहीं अधिक दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ हैं। तुम गद्दारो, कछुआ राक्षस वंश को धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं कछुआ राक्षस वंश की गंदगी को साफ कर दूंगा। कछुआपति कश्यप क्रोध से दहाड़ा। इस पल वह वास्तव में हद से ज्यादा क्रोधित था। यह कहते हुए उसने अपनी महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र की युद्ध तलवार पकड़ी और परिणामों की परवाह किए बिना मुख्य अपराधी देवदत्त की ओर दौड़ पड़ा। यह तुम हो कश्यप, जिसने कछुआ राक्षस वंश को धोखा दिया? मैं नहीं, देवदत्त ने यह सुनकर ठंडे स्वर में कहा। तुमने, कश्यप, हमारे कछुआ राक्षस वंश को क्या दिया है? कछुआ राक्षस वंश में मेरा योगदान तुम्हारे जैसे बूढ़े बदमाश से कहीं अधिक है। देवदत्त ने कछुआपति कश्यप के साथ शब्दों को बर्बाद करना बंद कर दिया और अपना हाथ हिलाते हुए अपने आसपास के शक्तिशाली कछुआ राक्षस वंश के सदस्यों को चिल्लाकर कहा, हमला करो। यह कहकर उसने अपना हथियार निकाला और कछुआपति कश्यप की ओर दौड़ पड़ा। कछुआ महल के सामने एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध का परिणाम बिना किसी संदेह के कछुआपति कश्यप की हार थी। हालांकि कछुआपति कश्यप ने महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ गई, लेकिन वह कछुआ राक्षस वंश के सैकड़ों दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की संयुक्त ताकत का मुकाबला नहीं कर सका। एक अकेला महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र उस भीषण हमले को झेलने के लिए पर्याप्त नहीं था। जब कछुआ राक्षस वंश के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों ने कछुआपति कश्यप को भागते देखा तो वे उसका पीछा करना चाहते थे, लेकिन देवदत्त ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया, रहने दो, उसका पीछा मत करो, उसे जाने दो। चाहे जो भी हो, कछुआपति कश्यप कभी कछुआ राक्षस वंश का प्रमुख था और देवदत्त नहीं चाहता था कि वह अपने ही लोगों के हाथों मारा जाए। लेकिन अगर हम कश्यप को ऐसे ही जाने देंगे तो हम तलवार संप्रदाय को इसका क्या जवाब देंगे? कछुआ राक्षस वंश के एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ ने पूछा। आज का यह मामला काल रात्रि शिविर की आंखों और कानों से छुपाया नहीं जा सकता था। इतने लंबे समय तक तलवार संप्रदाय में रहने के बाद उन्हें काल रात्रि शिविर की क्षमताओं की गहरी समझ थी। चिंता मत करो, मैं खुद इस मामले को तलवार संप्रदाय के सामने स्पष्ट कर दूंगा, देवदत्त ने कहा। कछुआ राक्षस वंश के क्षेत्र के ऊपर दूर आसमान में कछुआपति कश्यप कुछ देर तक भागता रहा, फिर उसने पीछे मुड़कर देखा कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। कछुआ राक्षस वंश के क्षेत्र की दिशा में देखते हुए कछुआपति कश्यप अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक पाया। इन कमीने गद्दारों की हिम्मत तो देखो कि इन्होंने उसे धोखा देकर तलवार संप्रदाय से हाथ मिला लिया। हालांकि भले ही कछुआपति कश्यप इसके सख्त खिलाफ था, लेकिन ऐसी स्थिति के सामने वह बेबस था। वह पहले ही कछुआ राक्षस वंश की वर्तमान ताकत देख चुका था। वह अकेला पूरे कबीले का मुकाबला नहीं कर सकता था। सामान्य रूप से उसे खुशी होनी चाहिए थी कि कछुआ राक्षस वंश इतना शक्तिशाली हो गया है, लेकिन अब उसे जरा भी खुशी महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे, जो कबीले का प्रमुख था, कछुआ राक्षस वंश द्वारा एक पापी माना गया था।
एक सम्माननीय कबीले का प्रमुख अपने ही लोगों द्वारा निकाल दिया गया। यह वास्तव में एक क्रूर मजाक था। आज की घटनाओं ने कछुआपति कश्यप के मन में विराट और तलवार संप्रदाय के प्रति नफरत को और गहरा कर दिया। लेकिन अफसोस, चाहे वह उनसे कितनी भी नफरत करे, वह कुछ नहीं कर सकता था। क्या वह तलवार संप्रदाय से बदला लेने की हिम्मत कर सकता था? अब वह अपने खुद के कछुआ राक्षस वंश के सदस्यों को भी नहीं हरा सकता था, तो तलवार संप्रदाय से बदला लेने की बात तो दूर है, वह बदला लेना नहीं, खुदकुशी करना होगा। कछुआपति कश्यप कुछ देर चुपचाप दूर स्थित कछुआ राक्षस वंश के क्षेत्र को देखता रहा, फिर आखिरकार मुड़ा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। उसे अपनी चोटों से पूरी तरह उबरने के लिए एक जगह तलाशनी थी। उस युद्ध में वह बुरी तरह घायल हो गया था। दक्षिणी महाद्वीप, तलवार संप्रदाय सैन्य मुख्यालय। यह विनम्र सेनापति देवदत्त जनरल रिया का अभिवादन करता है। देवदत्त ने अपनी मेज पर बैठी जनरल रिया के सामने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जनरल देवदत्त, क्या बात है? जनरल रिया, जो अपनी मेज पर सैन्य मामलों को संभाल रही थी, ने सिर उठाया और पूछने से पहले देवदत्त की ओर देखा। तलवार संप्रदाय के सैन्य मुख्यालय की उप कमांडर होने के नाते उन्हें हर दिन बहुत सारे सैन्य मामलों को निपटाना होता था। हालांकि तेजराज अभी भी सैन्य मुख्यालय के प्रधान सेनापति थे, लेकिन वह बहुत कम ही मामलों का प्रबंधन करते थे और वास्तव में नियंत्रण जनरल रिया के हाथ में ही था। सच कहें तो तेजराज बहुत पहले ही पद छोड़कर प्रधान सेनापति का पद जनरल रिया को सौंपना चाहते थे, लेकिन विराट सहमत नहीं थे। तेजराज विराट के आग्रह को ठुकरा नहीं सके, इसलिए उन्होंने सैन्य विभाग के प्रधान सेनापति का पदनाम धारण करना जारी रखा, लेकिन उन्होंने अधिकांश शक्तियां जनरल रिया को सौंप दी थीं। हालांकि तेजराज कभी कभार सैन्य मामलों को संभालते थे, लेकिन अब वह अपना ज्यादातर समय या तो एकांत साधना में या वेद प्रकाश, भवानी दत्त और अन्य लोगों के साथ बिताते थे। वह लंबे समय से वेद प्रकाश और भवानी दत्त के चिंता मुक्त जीवन से ईर्ष्या करते थे। अब वह वास्तव में जल्दी इस्तीफा देने और सीधे विराट को संप्रदाय के प्रमुख का पद सौंपने में वेद प्रकाश की चतुराई की प्रशंसा करते थे। विराट इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने इसे अपनी पत्नी यामिनी को सौंप दिया। जैसे जैसे तलवार संप्रदाय मजबूत होता गया, तेजराज अब गहराई से समझ गए कि इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठना कितना दर्दनाक था। हर दिन मामलों के अंतहीन प्रवाह से भरा होता था, जिससे शांति और एकांत के लिए कोई समय नहीं बचता था। इसके अलावा अपने और अपने साथी शिष्यों जैसे वेद प्रकाश और भवानी दत्त के साधना स्तर के बीच की खाई को और चौड़ा होते देख तेजराज और भी अधिक नाराज हो गए। वह अब अपने साथी शिष्यों वेद प्रकाश, गुरु कावेरी, भवानी दत्त और जुबैदा के बीच सबसे कमजोर थे। जब भी वह उनसे मिलते तो उन्हें शर्म महसूस होती थी। इसलिए यह देखकर कि विराट अभी भी उन्हें तलवार संप्रदाय की सेना के प्रधान सेनापति के पद से इस्तीफा देने नहीं दे रहा है, तेजराज ने बस हार मान ली। वेद प्रकाश के उदाहरण का अनुसरण करते हुए और एक नाम मात्र के प्रबंधक बनकर सभी मामलों को जनरल रिया पर डाल दिया। आखिरकार जनरल रिया की सैन्य प्रतिभा उनके खुद के सैन्य कौशल से कहीं आगे थी। वह पूरी सेना को उनके भरोसे छोड़ने से किसी मुसीबत के खड़ी होने की चिंता नहीं करते थे। इसके अलावा जनरल रिया विराट की महिलाओं में से एक थीं, जिन पर वह पूरी तरह भरोसा कर सकते थे और वह पूरे विश्वास के साथ उन्हें सेना को नियंत्रित करने दे सकते थे। अगर यह कोई और होता तो तेजराज इस तरह अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ने की हिम्मत नहीं करते। आखिरकार तलवार संप्रदाय का सैन्य मुख्यालय संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली सेना को नियंत्रित करता है। अगर यह किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पड़ गया जिसके मन में कुछ और है, तो यह तलवार संप्रदाय के लिए एक नितांत घातक खतरा होगा। ऐसा महत्वपूर्ण पद किसी ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए जिस पर पूर्ण विश्वास हो। यह विनम्र सेनापति विशेष रूप से जनरल रिया से माफी मांगने आया है। देवदत्त ने अपना सिर झुकाए हुए गहरी आवाज में कहा, ओ, क्या मैं पूछ सकती हूं कि जनरल देवदत्त ने कौन सा अपराध किया है? यह सुनकर जनरल रिया ने अपनी भौहें चढ़ाई, अपनी सीट से खड़ी हो गई और देवदत्त से पूछा, जनरल रिया, बात कुछ ऐसी है? देवदत्त ने फिर उस दिन की घटनाओं को जनरल रिया को सुनाया। अंत में देवदत्त ने फिर से जनरल रिया को सम्मानपूर्वक सिर झुकाया और कहा, इस विनम्र सेनापति ने अपनी मर्जी से काम किया और बिना अनुमति के कश्यप को रिहा कर दिया। मैं जनरल रिया से मुझे सजा देने की भीख मांगता हूं। इस मामले का कछुआ राक्षस वंश के अन्य सदस्यों से कोई लेना देना नहीं है। इसका सारा दोष पूरी तरह से इस विनम्र सेनापति पर है। देवदत्त का वृत्तांत सुनने के बाद जनरल रिया चुप हो गई। लंबी चुप्पी के बाद वह बोली, मैं आपके मामले के बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकती। यह युवा मास्टर द्वारा तय किया जाना चाहिए। आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप बस यही इंतजार करें। देवदत्त कछुआ राक्षस वंश के वर्तमान नेता के रूप में एक उच्च पद पर आसीन थे। वह लगभग 10 लाख आरोहण लोक के साधकों की सेना की कमान संभालते हैं, जो एक अत्यंत शक्तिशाली बल है। इसके अलावा देवदत्त ने अंधकार दानव वंश के खिलाफ भीषण युद्ध में बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी, उल्लेखनीय कारनामे हासिल किए थे और पूरे तलवार संप्रदाय की सेना में काफी प्रतिष्ठा का आनंद लिया था। जनरल रिया इतने मेधावी अधिकारी को जल्दबाजी में दोषी ठहराने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर इस तरह के मामले को गलत तरीके से संभाला गया तो यह सेना के मनोबल को बहुत अच्छी तरह से हिला सकता है। यह अधीनस्थ आज्ञा का पालन करेगा। यह सुनकर देवदत्त ने जल्दबाजी में उत्तर दिया। वह जानता था कि उसने जो किया है उसे तलवार संप्रदाय के उच्चाधिकारियों से नहीं छिपाया जा सकता। तलवार संप्रदाय के उच्चाधिकारियों द्वारा उससे पूछताछ करने का इंतजार करने के बजाय जनरल रिया के सामने खुद अपना दोष स्वीकार करना बेहतर था। इस तरह उसे शायद थोड़ी कम सजा मिले। उसका अपराध यद्यपि कुछ हद तक गंभीर था, तलवार संप्रदाय के साथ विश्वासघात नहीं था। यहां तक कि सबसे गंभीर परिणाम भी कछुआ सेना के कमांडर के रूप में उसका पद खोना होगा, न कि उसका सिर। लेकिन अगर उसने तलवार संप्रदाय के उच्चाधिकारियों द्वारा उससे पूछताछ करने का इंतजार किया तो परिणाम बहुत अधिक गंभीर हो सकते हैं। संभवतः पूरे कछुआ राक्षस वंश को फंसा सकते हैं, जिससे तलवार संप्रदाय को कछुआ राक्षस वंश पर संदेह होगा और इस प्रकार कछुआ राक्षस वंश पर तलवार संप्रदाय का विश्वास प्रभावित होगा। ऐसा परिणाम देवदत्त बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। जनरल रिया ने सैन्य मुख्यालय छोड़ दिया और विराट के निवास की ओर चल दी। मिस सोनाली, कृपया विराट को सूचित करें कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। जनरल रिया विराट के निवास पर पहुंची और उन्होंने सोनाली को सिर झुकाकर प्रणाम किया। हालांकि सोनाली नाम मात्र के लिए विराट के निवास में एक दासी थी, लेकिन न तो निहारिका, न यामिनी और न ही जनरल रिया उसे किसी भी तरह का अनादर या उपेक्षा दिखाने की हिम्मत कर सकती थी। सोनाली उन महिलाओं में से एक थी जिन्होंने सबसे लंबे समय तक विराट की सेवा की थी। वह न केवल विराट के ही शहर की थी, बल्कि एक साथी शिष्या भी थी जिसने उसके साथ तलवार संप्रदाय में प्रवेश किया था। उस समय सोनाली को नुकसान से बचाने के लिए विराट उसे तलवार संप्रदाय की चौथी छोटी पर भी ले गया था और उसे अपने साथ रहने दिया था। निहारिका लंबे समय से इस बात को लेकर ईर्ष्यालु थी। बाद में यह देखकर कि हालांकि सोनाली और विराट एक ही वास में रहते थे, उनके बीच कुछ और नहीं हुआ था, निहारिका ने आखिरकार हार मान ली। हालांकि सोनाली सीधी सादी थी और विराट की दासी के रूप में सेवा करने में संतुष्ट थी।
हर कोई जानता था कि वह अभी भी विराट के दिल में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जनरल रिया, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, मैं जाकर युवा मास्टर को सूचित करती हूँ। सोनाली ने जनरल रिया को सिर झुकाया और कहा। बोलने के बाद वह मुड़ी और पीछे के आंगन की ओर चल दी। कुछ ही देर बाद विराट पीछे के आंगन से बाहर आया। जनरल रिया, क्या आपको मुझसे कोई काम था? विराट ने जनरल रिया की ओर देखते हुए पूछा। हाँ। जनरल रिया ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बात कुछ ऐसी है। जनरल रिया ने देवदत्त के मामले की घटनाएं सुनाई। खैर। जनरल रिया का वृत्तांत सुनने के बाद विराट ने एक क्षण के लिए विचार किया और अंततः कहा, ऐसा करते हैं, आप देवदत्त के कुछ युद्ध गुणों को एक हल्की सजा के रूप में काट सकती हैं। बस कुछ युद्ध गुण काट लें। जनरल रिया हैरान रह गईं और अनिश्चितता से पूछा, उसका अपराध कोई छोटी बात नहीं है और आप सिर्फ कुछ युद्ध गुण काटने वाले हैं? क्या यह बहुत अधिक उदारता नहीं है? उसने सोचा था कि विराट कम से कम देवदत्त को कछुआ सेना के कमांडर के पद से हटा देगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ कुछ युद्ध गुण काटेगा। अगर देवदत्त ने अन्य दुश्मनों को बिना अनुमति के छोड़ा होता तो यह स्वाभाविक रूप से अक्षम्य होता और एक निवारक के रूप में काम करने के लिए उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए थी। लेकिन कश्यप कभी उनके कछुआ राक्षस वंश का प्रमुख था और उनके पिछले संबंधों के लिए देवदत्त का विचार समझ में आता है। इस दृष्टिकोण से देवदत्त एक सिद्धांतवादी व्यक्ति है, उस तरह का हृदयहीन व्यक्ति नहीं जो केवल अपने स्वयं के हितों की परवाह करता है। हल्की सजा के रूप में कुछ युद्ध गुणों को काटना पर्याप्त है, इस मामले को बहुत अधिक आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, विराट ने कहा। ठीक है। जनरल रिया ने सहमति में सिर हिलाया। जनरल रिया, क्या कुछ और भी है? यह देखकर कि जनरल रिया जाने की इच्छुक नहीं लग रही थी, विराट पूछने से खुद को रोक नहीं सका। विराट, क्या मैं सच में आपकी आंखों में इतनी खटकती हूं? क्या आपको मुझसे छुटकारा पाने की इतनी ही जल्दी है? जनरल रिया ने अपनी खूबसूरत आंखों से उसे घूरते हुए कुछ गुस्से में कहा। वह आखिरकार विराट से मिलने आई थी, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसके साथ अधिक समय बिताएगी, लेकिन इससे पहले कि वह लंबे समय तक बैठ भी पाती, उसने यह कह दिया। क्या यह स्पष्ट नहीं था कि वह उससे छुटकारा पाना चाहता था? जनरल रिया, आप गलत समझ रही हैं, मेरा वह मतलब नहीं था, विराट ने तुरंत स्पष्ट किया। तो फिर आपका क्या मतलब था? जनरल रिया ने कुछ हद तक नाराजगी से विराट को घूरा। जनरल रिया की बातें सुनकर विराट को लगा कि उसके सिर में दर्द होने लगा है। लो, फिर शुरू हो गया। इन महिलाओं के बारे में उसे सबसे ज्यादा डर उनके बेवजह के नखरों से लगता था, चाहे वह निहारिका हो, यामिनी हो या शालिनी। जब भी वे नखरे दिखाती या बचकानी हरकतें करती, विराट को सिर दर्द होने लगता था। वह कभी भी कुशल आशिक नहीं रहा, इसके विपरीत वह इस क्षेत्र में वास्तव में अयोग्य था, इसलिए वह हमेशा इन स्थितियों में मूर्ख ही नजर आता था। ठीक इसी कारण से खूबसूरत महिलाओं का सामना करते समय विराट हमेशा उनसे बचने की कोशिश करता था, ताकि आगे के रूमानी उलझावों को रोका जा सके। अपने आसपास की महिलाओं से निपटना ही पहले से ही भारी और शर्मनाक था। अगर उसका हरम बढ़ता रहा तो विराट कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह कैसा होगा। जनरल रिया को नाराज और रूठते हुए देखकर विराट केवल विनम्रतापूर्वक बार बार माफी मांग सकता था। हालांकि जनरल रिया तलवार संप्रदाय की सेना की विस्मयकारी और सम्मानित उपकमांडर थीं, लेकिन जब उन्होंने बचकानी हरकतें की तो वह किसी भी अन्य महिला से अलग नहीं थीं। बेशक यह बचकाना व्यवहार केवल विराट के सामने ही प्रकट होता था, दूसरों के सामने वह गरिमामय और विस्मयकारी जनरल ही बनी रहीं। विराट द्वारा उन्हें कुछ देर प्यार से मनाने के बाद जनरल रिया के चेहरे के भाव नरम पड़ गए। अपने सामने खड़े कोमल और सुसंस्कृत युवक को देखकर जनरल रिया वास्तव में उसकी बाहों में समा जाना चाहती थी और उसे प्यार से सहेजना चाहती थी। दूसरों के सामने अपनी स्पष्ट और प्रभावशाली उपस्थिति के बावजूद वह भी प्यार के लिए तरसती थी, अपने प्रिय के साथ रहने के लिए तड़पती थी, चांदनी रातों में फूलों के नीचे एक साथ रहने के लिए कोमल स्नेह में लिपटी हुई। लेकिन दुर्भाग्य से उसके आरक्षित और अंतर्मुखी स्वभाव ने उसे वह कूदम उठाने से रोक दिया, चाहे उसकी इच्छा कितनी भी प्रबल क्यों न हो। जनरल रिया ने अपने सामने नीले लबादे में खड़े युवक को टकटकी लगाकर देखा। उसका असीम स्नेह उसकी सुंदर पानी जैसी आंखों में समाहित था। अगर यह कोई और अनुभवी प्रेमी होता तो वे निश्चित रूप से आगे बढ़ते और जनरल रिया को गले लगा लेते और उसे प्यार से दुलारते। दुर्भाग्य से जनरल रिया का सामना विराट से हो रहा था, जो एक नासमझ और अरसिक व्यक्ति था। विराट ने जनरल रिया के साथ अनौपचारिक रूप से बातचीत की, ज्यादातर सैन्य मामलों के बारे में। कोई और महिला होती तो विराट के प्रति नाराजगी पाल लेती, लेकिन जनरल रिया ने ऐसा नहीं किया। जब तक विराट ने उसके साथ थोड़ा अधिक समय बिताया, वह बस खुश और संतुष्ट थी। उन्होंने लंबे समय तक बातचीत की और फिर जनरल रिया ने अनिच्छा से विदा ली। जनरल रिया की पतली आकृति को ओझल होते देख विराट एक गहरी सांस छोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके दिल में दया और अपराध बोध की भावना उमड़ रही थी। सच कहूं तो जनरल रिया ने तलवार संप्रदाय के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया था। उसने सैन्य मामलों को पुनर्गठित करने और सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। तलवार संप्रदाय के लिए एक के बाद एक शक्तिशाली और कुलीन सेना बनाई थी। तलवार संप्रदाय के सत्ता में उदय के दौरान उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थीं और वीरता के उल्लेखनीय कारनामे हासिल किए थे। तलवार संप्रदाय के विकास में जनरल रिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विराट कोई मूर्ख नहीं था। जनरल रिया के साथ इतने साल बिताने के बाद वह स्वाभाविक रूप से उसके प्रति उसकी भावनाओं को जानता था, लेकिन यह जानने के बावजूद विराट बेबस था। वर्तमान में वह जनरल रिया को वह नहीं दे सकता जो वह चाहती है। विराट को अभी तक यह समझ नहीं आया है कि अपने आसपास की महिलाओं के साथ कैसे घुलना मिलना है। वह फिलहाल इसे टाल ही सकता है। सचमुच एक खूबसूरत महिला की दयालुता का विरोध करना सबसे कठिन है। विराट ने अपना माथा मला और एक गहरी सांस ली। देवदत्त ने सैन्य मुख्यालय में लंबे समय तक इंतजार किया, इससे पहले कि उसने आखिरकार जनरल रिया को लौटते देखा। हालांकि वह हैजा के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी वह बेचैन महसूस कर रहा था। जनरल रिया मुख्य हॉल में मेज पर वापस चली गईं और बैठ गईं। देवदत्त की ओर देखते हुए बोली, तुमने जो किया वह काफी गंभीर था, लेकिन यह देखते हुए कि तुम पहली बार अपराधी थे, युवा मास्टर ने तुम्हारे साथ नरमी बरतने का फैसला किया है। सजा के तौर पर तुम्हारे कुछ युद्ध गुणों को ही जब्त किया जाएगा, लेकिन यह केवल एक बार की बात है और अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुमने दोबारा ऐसा करने की हिम्मत की तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। खजाना विभाग जाओ और 20 खरब युद्ध गुणों का जुर्माना भरो। जनरल रिया की बातें सुनकर देवदत्त को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। बस इतना ही। हालांकि उसने अंदाजा लगाया था कि इसके कारण उसकी जान जाने की संभावना नहीं है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसके लिए सजा इतनी हल्की होगी। सिर्फ उसके कुछ युद्ध गुणों को जब्त कर लिया जाएगा। 20 खरब युद्ध गुण हालांकि अभी भी एक बहुत ही मूल्यवान संपत्ति है। हालांकि तलवार संप्रदाय के भीतर युद्ध गुण अर्जित करने के अवसर प्रचुर मात्रा में थे। जब तक वह लंबे समय तक जीवित रहता है, अपनी चरम दिव्य विकास लोक की साधना के साथ 2 लाख युद्ध गुण अर्जित करना मुश्किल नहीं होगा। धन्यवाद युवा मास्टर। धन्यवाद जनरल रिया।
देवदत्त एक घुटने के बल बैठ गया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। हम जाओ, जनरल रिया ने अपना हाथ हिलाया। हाँ, यह अधीनस्थ विदा लेता है। देवदत्त ने फिर से गहरा सिर झुकाया और हॉल से बाहर चला गया। हॉल से निकलने के बाद देवदत्त ने बाहर आसमान को देखा और राहत महसूस की। इस पल देवदत्त ने तलवार संप्रदाय के प्रति जुड़ाव की एक असीम भावना महसूस की। पहले उसने केवल इसलिए जुड़ाव महसूस किया था क्योंकि तलवार संप्रदाय ने उसे अपार लाभ प्रदान किए थे, लेकिन इस बार देवदत्त ने तलवार संप्रदाय के भीतर हर चीज के लिए गर्मजोशी और स्नेह की वास्तविक भावना महसूस की। पहली बार उसने तलवार संप्रदाय को अपना असली घर माना। देवदत्त खजाना विभाग गया और 20 खरब युद्ध गुणों का जुर्माना अदा किया। इस भारी जुर्माने ने हालांकि उसके बचे हुए लगभग सभी युद्ध गुणों का सफाया कर दिया था, फिर भी देवदत्त को बेहद खुश और तनाव मुक्त महसूस कराया। 20 खरब युद्ध गुणों की जब्ती उसके अपराधों की तुलना में बहुत उदार लग रही थी। आखिरकार कछुआपति कश्यप ने प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में युवा मास्टर की घेराबंदी में भाग लिया था और उसे पहले ही तलवार संप्रदाय द्वारा एक जानी दुश्मन माना जा। ऐसे जानी दुश्मन को जाने देना एक गंभीर अपराध था। उसका सिर न काटना बल्कि सिर्फ उसे कछुआ सेना के कमांडर के पद से हटाना पहले से ही एक हल्की साजा मानी जाती थी। लेकिन देवदत्त ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तलवार संप्रदाय की साजा उसकी कल्पना से कहीं अधिक हल्की होगी। उन्होंने केवल उसके कुछ युद्ध गुणों को जब्त किया, उसे कछुआ राक्षस वंश के कमांडर के पद से भी नहीं हटाया। जुर्माना अदा करने के बाद देवदत्त कछुआ राक्षस वंश के क्षेत्र में लौट आया। उसने अपना अनुभव कछुआ राक्षस वंश के दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों को समझाया और उन्हें आश्वस्त किया। फिर उसने नजदीकी समुद्र में एक द्वीप खोजा और नागदंत चावल के खेतों की खेती शुरू कर दी। उसके लगभग सभी संचित युद्ध गुण जब्त कर लिए गए थे। अब चूंकि तलवार संप्रदाय को कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, इसलिए वह केवल खेती के माध्यम से गुण जमा कर सकता है, अन्यथा गुणों के बिना वह अपने दैनिक साधना के लिए संसाधनों का खर्च भी नहीं उठा सकता। कछुआ राक्षस वंश के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ यह जानकर पूरी तरह से आश्वस्त हो गए कि तलवार संप्रदाय ने देवदत्त से सिर्फ 20 खरब युद्ध गुण जब्त किए थे और कोई अन्य सजा नहीं दी थी। इससे पहले वे बहुत चिंतित थे कि यह घटना उन पर तलवार संप्रदाय के विश्वास को हिला सकती है, लेकिन अब उस चिंता को पूरी तरह से एक तरफ रखा जा सकता था। आखिरकार अगर तलवार संप्रदाय ने देवदत्त, जो कि मुख्य अपराधी था, को इतनी हल्की सजा दी है, तो उन्हें, जो कि साथी थे, लेकर उनके मन में और भी कम पूर्वाग्रह होगा। पूर्वी सागर, प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहर। विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार विशाल कछुए को ले जाते हुए एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से दक्षिणी महाद्वीप लौट आया। इस बार विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से बड़ी मात्रा में खजाने और संसाधन लेकर आया था। अकेले 30 करोड़ से अधिक जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर वापस लाए गए थे। जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों के अलावा 50,000 युद्ध अस्त्र, 10,000 काले सुनहरे पुतले और बड़ी संख्या में जादुई हथियारों के टुकड़े भी थे। बेशक सबसे बड़ा लाभ पूर्वी सागर में प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में विरासत स्थल के मुख्य हॉल से प्राप्त महाविपत्ति लोक के अंधकार दानवों के कई शव थे। नाग, इन युद्ध अस्त्रों और काले सुनहरे पुतलों की मरम्मत करो। अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर विराट ने दूर जादुई हथियारों के टुकड़ों को निगल रहे नीले वस्त्रधारी बालक को आवाज दी। लानत है विराट, तुम फिर से मुझे अपना मजदूर बनाना चाहते हो? क्या मजाक कर रहे हो? मैं अभी अभी तो जागा हूं। नीले वस्त्रधारी बालक खुद को कोसने से नहीं रोक सका। हालांकि भले ही वह कोस रहा था और अनिच्छुक था, आखिरकार वह दौड़कर आया और विराट के लिए युद्ध अस्त्रों और काले सुनहरे पुतलों की मरम्मत करने लगा। आखिरकार वह जानता था कि अंधकार दानवों का खतरा दूर नहीं था। ये युद्ध अस्त्र और काले सुनहरे पुतले तलवार संप्रदाय के लिए बहुत मददगार थे। इन युद्ध अस्त्रों और काले सुनहरे पुतलों के साथ तलवार संप्रदाय अंधकार दानव वंश के एक और बड़े पैमाने पर आक्रमण से निपटने में अधिक आश्वस्त होगा। हालांकि नीले वस्त्रधारी बालक आलसी और गैर जिम्मेदार था, फिर भी वह बहुत महत्व के मामलों का सामना करने पर सही और गलत के बीच अंतर कर सकता था। वह विराट को कोस सकता था और उसकी शिकायत कर सकता था, लेकिन यह उसे काम करने से नहीं रोक सकता था। जैसे ही नीले वस्त्रधारी बालक युद्ध अस्त्रों की मरम्मत कर रहा था, अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर एक हलचल हुई और एक नन्ही नीली चिड़िया बाहर से उड़ती हुई अंदर आई। अरे टूटी तलवार, तुम कब जागे? नीले वस्त्रधारी बालक को देखकर नन्ही चिड़िया ने आश्चर्य से पूछा। हालांकि नीले वस्त्रधारी बालक कुछ समय से जाग चुका था, लेकिन नन्ही चिड़िया गुस्से में वापस नहीं आई थी, इसलिए उसे पता नहीं था कि वह जाग गया है। शार्दुल के साथ लड़ाई में अपनी हार के बाद से, जिसके दौरान उसके कई पंख उखड़ गए थे और विराट ने उसका साथ नहीं दिया था, नन्ही चिड़िया का मानना था कि विराट पक्षपाती था और शार्दुल का पक्ष लेता था, इसलिए वह रूठ गई थी और तब से वापस नहीं आई थी। इस दौरान वह माया के निवास पर रही थी, उसके साथ समय बिता रही थी, इसलिए वह इस बात से अनजान थी कि नीले वस्त्रधारी बालक जाग गया है और उसने अपना मानव रूप वापस पा लिया है। आज तक जब उसने सुना कि विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार और विशाल कछुआ पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से लौट आए हैं, तो वह काफी उत्सुक थी, यह सोचकर कि विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से क्या खजाने वापस लाया है। उत्सुकता से प्रेरित होकर वह स्थिति की जांच करने के लिए माया के निवास से वापस दौड़ने का विरोध नहीं कर सकी। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि जब वह वापस लौटी तो उसने नीले वस्त्रधारी बालक को जगा हुआ पाया। नन्ही चिड़िया नीले वस्त्रधारी बालक के पास उड़कर गई और लगातार उसके चक्कर लगाने लगी। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। यह टूटी तलवार, जिसे वापस उसके मूल रूप में मजबूर कर दिया गया था और जो यहां तक कि मानव आकार भी बनाए रखने में असमर्थ था, शायद गंभीर रूप से कमजोर हो गया था। क्या उसे इस टूटी तलवार को सबक सिखाने और पुराने हिसाब चुकता करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए? इस टूटी तलवार ने अपनी ताकत के बल पर उसे अनगिनत बार सताया था। उसने इसे केवल इसलिए सहा था क्योंकि वह टूटी तलवार को हरा नहीं सकती थी, लेकिन अब टूटी तलवार के कमजोर होने के साथ हिसाब चुकता करने का यह एक अच्छा अवसर था। बेवकूफ चिड़िया, तुम क्या कर रही हो? नीले वस्त्रधारी बालक ने नन्ही चिड़िया को अपने चक्कर लगाते हुए देखा और ठंडी सांस ली। टूटी तलवार, क्या तुम्हारी ताकत वापस आ गई है? नन्ही चिड़िया बालक के सिर तक उड़कर गई, उसका सिर खुजलाने के लिए आजमाइशी तौर पर एक पंजा बढ़ाया और चिंता का नाटक करते हुए पूछा। अगर टूटी तलवार की शक्ति वापस नहीं आई थी तो वह इतनी विनम्र नहीं होगी, लेकिन अगर टूटी तलवार की शक्ति वापस आ गई थी तो वह खुद पिटने नहीं जाएगी। उसे अभी कुछ ही समय पहले उस मूर्ख बाघ ने पीटा था और वह फिर से पिटना नहीं चाहती थी। नन्ही बेवकूफ चिड़िया, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम कोई भी दुष्ट विचार न पालो, अन्यथा मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे सारे पंख उखाड़ दूंगा और तुम्हें एक बिना पंख वाली चिड़िया बना दूंगा। नीले वस्त्रधारी बालक ने नन्ही चिड़िया को तिरछी नजर से देखते हुए कहा।
उसने देखा कि नन्ही बेवकूफ चिड़िया के पीठ के काफी पंख झड़ गए थे और कई खरोंचें अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं, जो शायद शार्दूल के साथ लड़ाई में भारी नुकसान उठाने के कारण आई थी। हालांकि जब नन्ही चिड़िया शार्दूल से लड़ी थी तब वह जागा नहीं था, लेकिन वह उन दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। नन्ही चिड़िया की चोटों को देखकर ही वह अंदाजा लगा सकता था कि वे शार्दूल की वजह से थीं। नीले वस्त्रधारी बालक ने तुरंत इस बात को पकड़ा और नन्ही चिड़िया को किसी भी तरह के दुष्ट विचार रखने से रोकने के लिए धमकाया। वह नन्ही चिड़िया को बहुत अच्छी तरह से जानता था। केवल उसके हाव भाव देखकर ही वह समझ गया था कि वह किस तरह की दुष्ट योजना बना रही थी। टूटी तलवार, मैं तो बस तुम्हारे साथ अच्छी बनने की कोशिश कर रही थी और तुम्हें सच में इसकी कोई कदर नहीं है। नीले वस्त्रधारी बालक की बातें सुनकर नन्ही चिड़िया का चेहरा सख्त हो गया और उसने कुछ शर्मिंदगी और गुस्से के साथ कहा। युवक के शब्द उसके घावों को फिर से कुरेदने जैसे थे। शार्दूल द्वारा उखाड़े गए पंख अभी तक पूरी तरह से वापस नहीं उगे थे। रहने दो, मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूं, बेवकूफ चिड़िया, क्या नहीं जानता? नीले वस्त्रधारी बालक ने अपना हाथ हिलाया और व्यंग्य किया। टूटी तलवार, इतना इतराने की क्या बात है? नन्ही चिड़िया ने असंतोष से ठंडी सांस ली। हालांकि वह युवक की वास्तविक शक्ति का ठीक से अंदाजा नहीं लगा पा रही थी, इसलिए उसने जल्दबाजी में कोई कूदम उठाने की हिम्मत नहीं की। वरना अगर टूटी तलवार ने अपनी शक्ति वापस पा ली तो अगर वह उसके पास गई तो यह पिटने को दावत देना होगा। उसने ही स्थिति को भड़काया था, इसलिए अगर वह पिट भी जाती है तो विराट को कोई परवाह नहीं होगी। उसके लिए खड़ा होना तो दूर की बात है। नन्ही चिड़िया कुछ देर तक नीले वस्त्रधारी बालक के चक्कर लगाती रही और आखिरकार अपने पंख फड़फड़ाते हुए वहां से उड़ गई। नन्ही चिड़िया को जाते देख नीले वस्त्रधारी बालक ने राहत की एक लंबी सांस ली। भगवान का शुक्र है, आखिरकार वह बेवकूफ चिड़िया बेवकूफ बन ही गई। अगर चिड़िया ने अभी उस पर हमला किया होता तो अपनी वर्तमान स्थिति में वह वास्तव में उसे हरा नहीं पाता। चिड़िया के स्वभाव को देखते हुए एक बार जब उसे उसकी स्थिति का पता चल जाता तो वह निश्चित रूप से सारे पुराने हिसाब चुकता कर लेती, यहां तक कि ब्याज भी मांगती। हालांकि उसे अभी भी जल्दी ठीक होने की जरूरत थी, अन्यथा धोखा एक बार काम कर सकता है लेकिन 2 बार नहीं। आखिरकार इसका पर्दाफाश हो ही जाएगा। अगर चिड़िया का अचानक दिमाग खराब हो गया और उसने उस पर हमला करने की हिम्मत की तो वह सिर्फ पिटने के लिए ही रह जाएगा। असली ताकत भीतर से आती है। जितनी जल्दी हो सके अपनी शक्ति को बहाल करना ही चिड़िया के बारे में लगातार चिंता करने से बचने का एकमात्र तरीका था। नन्ही चिड़िया नीले वस्त्रधारी बालक के पास से निकलकर विराट के पास उड़कर आ गई। अरे विराट, इस बार तुम पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से क्या अच्छी चीजें वापस लाए हो? मुझे दिखाओ। नन्ही चिड़िया अपने पंख फड़फड़ाती और चहचहाती हुई विराट के पास उड़कर आ गई। और क्या हो सकता है, ये सब वही पुरानी चीजें हैं, विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा। पहले मुझे देखने दो, नन्ही चिड़िया ने जिद की। नन्ही चिड़िया की लगातार जिद से तंग आकर विराट ने आखिरकार उसे वह स्थानिक जादुई खजाना सौंप दिया जो उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार वापस लाया था। नन्ही चिड़िया ने स्थानिक जादुई खजाना लिया और उसकी जांच की। यह फिर से वही पुरानी चीजें हैं, खेलने के लिए कुछ नया क्यों नहीं है? नन्ही चिड़िया बड़बड़ाई। मैंने तुम्हें बताया था ये सब वही पुरानी चीजें हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, विराट ने कुछ झुंझलाहट के साथ कहा। लगता है कि आखिरकार उस मूर्ख बाघ को ही बेहतर सौदा मिला, नन्ही चिड़िया ने कहा और कुछ अप्रसन्नता के साथ स्थानिक जादुई खजाना वापस विराट की ओर फेंक दिया। उसने विराट को नजरअंदाज कर दिया और अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर स्थानिक स्थानांतरण व्यूह की ओर उड़ चली। बेवकूफ चिड़िया, तुम क्या कर रही हो? विराट ने उसे देखते ही आवाज दी। और मैं क्या कर सकती हूँ? यह युवा महिला स्वाभाविक रूप से प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश करने जा रही है। नन्ही चिड़िया रुकी, मुड़ी और अपने पंख फड़फड़ाए। बेहतर होगा कि तुम अभी अंदर न जाओ, बस मुझे बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए, विराट ने कहा। नन्ही बेवकूफ चिड़िया के प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश करने की सबसे अधिक संभावना धारा के पार उपवन में आड़ू तोड़ने के लिए जाने की होगी, लेकिन यह भी संभव था कि वह भटक जाए और कहीं और परेशानी खड़ी कर दे। यह विराट की कोई बेवजह की चिंता नहीं थी। नन्ही बेवकूफ चिड़िया का ऐसा व्यवहार करने का इतिहास रहा है। शार्दूल द्वारा उकसाए जाने के बाद नन्ही बेवकूफ चिड़िया कुछ भी कर सकती थी। पिछली बार जब इसे शार्दूल ने उकसाया था तो इसने धारा के पार उपवन में आड़ू तोड़ने जाने का जोखिम उठाया था, सौभाग्य से कोई बड़ी परेशानी पैदा किए बिना। इस बार कौन जानता है कि वह फिर कहां भटक जाएगी? अगर वह धारा के अंत में पहाड़ में चली गई तो वह एक बहुत बड़ी समस्या होगी। आपको पता होना चाहिए वह पहाड़ इतना खतरनाक था कि उसका तीसरा अवतार भी लगभग वहां से बच नहीं पाया था। अपने तीसरे अवतार के साथ पूरी तरह से विलीन होने के बाद विराट स्वाभाविक रूप से जानता था कि उसके तीसरे अवतार ने उस पहाड़ में क्या अनुभव किया था। नन्ही चिड़िया के लापरवाह स्वभाव को देखते हुए अगर वह उस पहाड़ में भटक गई तो वह संभवतः कभी बाहर नहीं आ पाएगी। विराट, तुम मुझे प्राचीन महाद्वीप में जाने क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे जो भी चाहिए मैं वहां से खुद ले लूंगी, मुझे तुम्हारी चीजों की परवाह नहीं है। नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए, वह स्पष्ट रूप से नाराज थी। नन्ही बेवकूफ चिड़िया, तुम्हें सच में मेरी चीजों की परवाह नहीं है? तुमने खुद यह कहा है, बाद में पछताना मत। यह सुनकर विराट का चेहरा तमतमा गया। नन्ही चिड़िया की बातों से उसे और भी यकीन हो गया कि वह प्राचीन महाद्वीप में सिर्फ इसलिए प्रवेश करना चाहती थी ताकि वह भटक सके और कहीं और परेशानी खड़ी कर सके। अगर नन्ही बेवकूफ चिड़िया को सिर्फ प्राचीन महाद्वीप से आड़ू चाहिए थे तो यहाँ उसके लिए बहुत सारे थे और वह उन्हें खुद तोड़ने के लिए अंदर भागने की जिद नहीं करती। नन्ही बेवकूफ चिड़िया बहुत आलसी है। आमतौर पर अगर आप उसे ज्यादा काम करने के लिए कहते हैं तो वह शिकायत करेगी। अगर वह अचानक मेहनती हो जाती है तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। विराट, तुम तो बस इस लड़की को सताना ही जानते हो। विराट की बातें सुनकर नन्ही चिड़िया ने अपने पंख साफ किए और दुखी होने का नाटक किया। इतना ही नहीं, खुद को और भी दयनीय दिखाने के लिए उसने 2 आंसू भी निकाल लिए। विराट की धमकी के आगे आखिरकार उसने हार मान ली। अगर विराट ने आज कही गई बातों के कारण वास्तव में उसे साधना संसाधन देना बंद कर दिया तो उसके पास रोने के लिए भी कोई जगह नहीं होगी। बेवकूफ चिड़िया, बस बहुत हुआ, हदों को पार मत करो। नन्ही चिड़िया के नाटक को देखकर विराट के माथे पर झुंझलाहट की लकीरें खिंच गईं। इस बेवकूफ चिड़िया का अभिनय कौशल बेहतर होता जा रहा था। अगर विराट उसके व्यक्तित्व को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता तो वह शायद उसके दयनीय नाटक के झांसे में आ गया होता। विराट, इतना इतराओ मत, मैं मौसी मीरा और बहन चंपा को बताने जा रही हूं और उन्हें मेरे लिए खड़े होने दूंगी। नन्ही चिड़िया ने अपने पंखों को अपने कूल्हों पर रखा, विराट को घूरा और गुस्से में कहा। जब से विराट ने उसे पीटा था उसने मीरा को बहन मीरा कहने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय उसे मौसी मीरा कहने लगी। बेवकूफ चिड़िया, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम कोई भी बेवकूफी मत करो, वरना मेरा विश्वास करो मैं आज भुनी हुई चिड़िया खाऊंगा। नन्ही चिड़िया की बातें सुनकर विराट ने एक काले चेहरे के साथ कहा,
सच कहूं तो विराट नन्ही चिड़िया की धमकी से थोड़ा डर गया था। हालांकि यह नन्ही बेवकूफ चिड़िया थोड़ी मंदबुद्धि थी, लेकिन अपने बुजुर्गों के साथ इसके बहुत अच्छे संबंध थे। न केवल दिव्य पवन महल की स्वामिनी के साथ इसके अच्छे संबंध थे, बल्कि इसकी मां मीरा के साथ भी इसकी बहुत अच्छी पटती थी। वह बता सकता था कि उसकी मां इस नन्ही बेवकूफ चिड़िया को बहुत दुलारती थी। अगर नन्ही बेवकूफ चिड़िया उसकी मां से शिकायत करती है तो इसका वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, जिससे चिड़िया के लिए इससे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम डरे हुए हो तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करो और मुझे हर समय सताना बंद करो। विराट की बातें सुनकर नन्ही चिड़िया बिल्कुल नहीं डरी। इसके बजाय उसने मजे से अपने पंख फड़फड़ाए और कहा। वह देख सकती थी कि विराट को दी गई उसकी धमकी ने वास्तव में काम किया है। विराट स्पष्ट रूप से थोड़ा डरा हुआ था, यही कारण था कि वह इतना क्रोधित था। अब तलवार संप्रदाय में उसके पास एक शक्तिशाली समर्थक था। वह अब वैसी दब्बू नहीं थी जैसी हुआ करती थी। बेशक नन्ही चिड़िया यह भी जानती थी कि कब रुकना है। वह इससे विराट को धमका सकती थी, लेकिन अगर उसने वास्तव में ऐसा किया तो विराट नाराज हो सकता है और उसे पीट सकता है, जो कि परेशानी भरा होगा। नन्ही चिड़िया ने विराट को नजरअंदाज कर दिया और उस जगह उड़ गई जहां प्राचीन महाद्वीप के आड़ू रखे हुए थे, और फिर दिल खोलकर खाने लगी। अपनी ही धुन में मग्न नन्ही चिड़िया को देखकर विराट अपनी खींच मिटाने के लिए अपना माथा मलने से खुद को रोक नहीं पाया। ये बच्चे दिन ब दिन और परेशानी खड़ी करते जा रहे थे। उसकी बेटी वान्या भी वैसी ही थी, और अब यह नन्ही बेवकूफ चिड़िया भी वैसी ही हो गई थी। वे सभी बेलगाम होने लगे थे। विराट ने उन खजानों और संसाधनों को छांटा जो उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से वापस लाया था। फिर वह पश्चिमी महाद्वीप में अंधकार रसातल के पास गया, शार्दुल को ढूंढा और उसे सम्राट मगर और सम्राट जलासुर के शव, साथ ही महाविपत्ति लोक के अंधकार दानवों के कई बुरी तरह से क्षतिग्रस्त शव सौंपे। महाविपत्ति लोक के अंधकार दानवों के इतने सारे शवों के साथ यह अनुमान लगाया गया है कि शार्दुल आसानी से अर्ध महाविपत्ति लोक में प्रवेश कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बॉस, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। जब शार्दुल ने विराट को महाविपत्ति लोक के अंधकार दानवों के इतने सारे शव लाते देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने खुशी से अपनी पूंछ हिलाई। शार्दुल, क्या तुमने हाल ही में अंधकार दानवों की तरफ से कोई हलचल देखी है? विराट ने शार्दुल का सिर थपथपाया और मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, शार्दुल ने सिर हिलाया और कहा, जब से हमने पिछली बार उन्हें पीछे धकेला था और उन्हें बहुत भारी नुकसान हुआ था, तब से उन्होंने अंधकार रसातल से दोबारा बाहर कूदम रखने की हिम्मत नहीं की है। ठीक है, तो तुम यहां उन पर नजर रखना जारी रखो। अगर कोई हलचल होती है तो मुझे तुरंत बताना। विराट ने कहा। चिंता मत कीजिए बॉस, मेरे यहां रहते हुए वे कोई परेशानी खड़ी नहीं कर सकते। शार्दुल ने अपनी छाती थपथपाई और उसे बार बार आश्वस्त किया। ठीक है, बहुत अच्छा, तो तुम्हारी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। विराट ने हाथ बढ़ाया और उसके प्यारे से सिर को सहलाया। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, बॉस की सेवा करना ही मेरा काम है, शार्दुल ने तुरंत उत्तर दिया। शार्दुल की बातें सुनकर विराट ने राहत की सांस ली। देखिए, शार्दुल अभी भी सबसे आज्ञाकारी और प्यारा है, उस बेवकूफ चिड़िया की तरह नहीं जो हमेशा उससे बहस करती है और उसकी मानसिक शांति भंग करती है। महाविपत्ति लोक के अंधकार दानव वंश के सदस्यों के शव शार्दुल को सौंपने के बाद विराट अंधकार रसातल में नहीं रुका और जल्दी से दक्षिणी महाद्वीप लौट आया। शार्दुल के क्षेत्र की रखवाली करने से वह निश्चिंत रह सकता था। उसका मुख्य ध्यान अब अपनी खुद की साधना पर था। स्वर्ण ड्रैगन अवतार के दक्षिणी महाद्वीप लौटने और कुछ समय तक स्वास्थ्य लाभ करने और सम्राट जलासुर के साथ युद्ध में लगी चोटों से उबरने के बाद विराट ने स्वर्ण ड्रैगन अवतार को दांव संघ की विरासत भूमि में भेजने की योजना बनाई। स्वर्ण ड्रैगन अवतार के पास पर्याप्त शक्ति थी जिससे दांव संघ की विरासत भूमि में उसका प्रवेश पूरी तरह से उचित था। दुर्भाग्य से जब स्वर्ण ड्रैगन अवतार दांव संघ की विरासत भूमि के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसे मैदान के भीतर की एक शक्ति द्वारा रोक दिया गया। भाई दिवाकर, ये क्या हो रहा है? विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने अपने बगल में खड़े उपाध्यक्ष दिवाकर की ओर भौहें सिकोड़ते हुए देखा। यह उपाध्यक्ष दिवाकर ही थे जिन्होंने सबसे पहले उसे दांव संघ की विरासत भूमि में प्रवेश करने का सुझाव दिया था। लेकिन अब जब वह यहां था तो वह अंदर नहीं जा पा रहा था, जिससे विराट परेशान हो गया। हालांकि उसे यह विश्वास नहीं था कि इसके पीछे उपाध्यक्ष दिवाकर का हाथ है। उपाध्यक्ष दिवाकर के व्यक्तित्व को देखते हुए वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझे शक है कि आपके स्वर्ण ड्रैगन अवतार में कोई समस्या है, उपाध्यक्ष दिवाकर ने एक क्षण के विचार के बाद कहा। दांव संघ की विरासत भूमि आखिरकार मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। आपके स्वर्ण ड्रैगन अवतार को शायद विरासत भूमि द्वारा एक दानव के रूप में आंका गया है, यही कारण है कि वे आपको प्रवेश करने से रोक रहे हैं। भाई विराट, आप अपने असली रूप को कोशिश क्यों नहीं करने देते? ठीक है, लेकिन मैं पहले अपने निर्मल अवतार को कोशिश करने दूंगा। अगर निर्मल अवतार भी अंदर नहीं जा सकता तो मैं अपने मुख्य शरीर को कोशिश करने दूंगा। विराट ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। उसे भी यही लग रहा था कि यह उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार ही था जो उसे अंदर जाने से रोक रहा था। दांव संघ के शक्तिशाली लोगों के लिए विरासत भूमि जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर विभिन्न सुरक्षा उपाय स्थापित करना काफी सामान्य है। आखिरकार पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों में विरासत भूमि में भी केवल ड्रैगन जाति के वंशजों को प्रवेश करने और विरासत प्राप्त करने की अनुमति है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दांव संघ की विरासत भूमि में केवल इंसानों को ही प्रवेश करने की अनुमति है। विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार दक्षिणी महाद्वीप लौट आया और उसकी जगह निर्मल अवतार ने ले ली। निर्मल अवतार अब दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में पहुंच गया है। हालांकि इसकी शक्ति स्वर्ण ड्रैगन अवतार जितनी महान नहीं है, फिर भी इसमें एक साधारण अर्ध महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति है। मुख्य शरीर की शक्ति अभी तक पूरी तरह से वापस नहीं आई है और जब तक नितांत आवश्यक न हो विराट नहीं चाहता कि मुख्य शरीर जोखिम उठाए। इसके अलावा मुख्य शरीर के पास अनंत परम मीनार है और तलवार संप्रदाय द्वारा आवश्यक विभिन्न साधना संसाधनों को अभी भी प्राचीन महाद्वीप से लगातार ले जाने की आवश्यकता है। अगर उसका मुख्य शरीर दांव संघ की विरासत भूमि में बहुत लंबे समय तक फंसा रहा तो इसका शायद पूरे तलवार संप्रदाय और मानव जाति के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। अंधकार दानव वंश का खतरा अभी तक पूरी तरह से हल नहीं हुआ था और विराट नहीं चाहता था कि कोई अन्य चीज पूरी मानव जाति के विकास में बाधा बने। विराट का निर्मल अवतार दांव संघ मुख्यालय पहुंचा, अपनी किस्मत आजमाई और आखिरकार दांव संघ की विरासत भूमि में प्रवेश करने में सफल रहा। इस परिणाम से विराट को थोड़ी राहत मिली। इस तरह उसके मुख्य शरीर को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि यह परिणाम विराट की अपेक्षाओं के भीतर था, क्योंकि निर्मल अवतार शुद्ध कमल से बना था और विराट एक मानव आत्मा था। शुद्ध कमल आखिरकार एक मानव शरीर में बदल गया था।
स्वर्ण ड्रैगन अवतार के विपरीत, जिसके पास एक स्वर्ण ड्रैगन शरीर था। हालांकि विराट की आत्मा एक मानव आत्मा थी, लेकिन स्वर्ण ड्रैगन अवतार में रहने के बाद यह स्वर्ण ड्रैगन अवतार की आवश्यक प्रकृति को नहीं बदल सकता था। इसके अलावा विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने बाद में दिव्य नाग के 9 रूप की साधना की, जिसने इसे एक प्राचीन दिव्य ड्रैगन के परिवर्तन की ओर और भी धकेल दिया। जब दांव संघ की विरासत भूमि ने स्वर्ण ड्रैगन अवतार से निकलने वाली ड्रैगन की आभा को महसूस किया, तो उसने स्वाभाविक रूप से इसके प्रवेश से इनकार कर दिया। विराट का निर्मल अवतार भंवर जैसे स्थानिक मार्ग से गुजरा और एक पल में एक नई दुनिया में प्रकट हुआ। दांव संघ की विरासत भूमि पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों की विरासत भूमि से अलग थी। प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों की विरासत भूमि एक विशाल हॉल के भीतर स्थित थी, जिसमें विभिन्न युद्ध कलाओं के प्रसारण के लिए अलग अलग स्थान बनाए गए थे। हालांकि दांव संघ की विरासत भूमि पूरी तरह से एक अलग दुनिया में स्थित थी। यह दुनिया शक्ति सिंधु महाद्वीप पर भी नहीं थी। अपने सामने इस अपरिचित दुनिया को देखकर विराट को थोड़ी उत्सुकता महसूस हुई, लेकिन उसे कोई विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार प्रवेश करने से पहले ही उसे पता चल गया था कि दांव संघ की विरासत भूमि एक स्वतंत्र गुप्त क्षेत्र है, एक अलग दुनिया जो नवधारा महाद्वीप के समान है। इस महाद्वीप की खोज शक्ति सिंधु महाद्वीप के प्राचीन काल में एक सर्वोच्च मानव महाबली द्वारा की गई थी। इस महाद्वीप की खोज के बाद उस मानव महाबली ने इसके प्रवेश द्वार पर एक संप्रदाय की स्थापना की, जो बाद में दांव संघ का मुख्यालय बन गया। विराट का निर्मल अवतार इस नई दुनिया को देखते हुए दांव संघ की विरासत भूमि से होकर गुजरा। इस दुनिया में आध्यात्मिक ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से सघन थी, जो शक्ति सिंधु महाद्वीप की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक सघन थी। बेशक यह शक्ति सिंधु महाद्वीप की वर्तमान आध्यात्मिक ऊर्जा सांद्रता को संदर्भित करता है, न कि प्राचीन काल की सांद्रता को। लाखों साल पहले अंधकार दानव वंश के साथ महान युद्ध के बाद शक्ति सिंधु महाद्वीप के पारलौकिक क्षेत्र के महाबलियों ने अंधकार दानव वंश के पारलौकिक क्षेत्र के महाबलियों को कैद करने वाली मोहर स्थापित करने के लिए महाद्वीप की अधिकांश आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। इसके कारण शक्ति सिंधु महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा सांद्रता में भारी गिरावट आई, जो कि लाखों साल पहले की तुलना में बहुत कम है। विभिन्न दांव संघ ग्रंथों से उसने जो जानकारी एकत्र की थी, उसके आधार पर दांव संघ की विरासत भूमि आकार में लगभग एक मध्य महाद्वीप के बराबर थी, जो कि नवधारा महाद्वीप के आकार के बराबर है। जबकि यह भूमि क्षेत्र के मामले में शक्ति सिंधु महाद्वीप से बहुत छोटी थी, लेकिन इसने कई अद्वितीय प्राकृतिक खजानों को पोषित किया। इसके अलावा इस भूमि में कुछ क्रूर जानवर भी थे, जिनसे दांव संघ ने अभी तक निपटा नहीं था। बेशक ये जानवर विशिष्ट क्षेत्रों में रहते थे और आमतौर पर अन्य जगहों पर जाने के लिए अपने क्षेत्रों को नहीं छोड़ते थे। दांव संघ की विरासत भूमि के नक्शे पर ये क्षेत्र स्पष्ट रूप से चिह्नित थे। जब तक विरासत भूमि में प्रवेश करने वाले योद्धा इन खतरनाक क्षेत्रों में नहीं जाते, तब तक उन्हें आमतौर पर किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ता। दांव संघ की विरासत भूमि में कई सबसे महत्वपूर्ण स्थान थे: विरासत मीनार, खजाना पर्वत, औषधि घाटी और दिव्य ओस सागर। विरासत मीनार दांव संघ की विरासत भूमि में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था, क्योंकि इसमें दांव संघ की सबसे उन्नत साधना, तकनीकों और युद्ध कलाओं की विरासत शामिल थी। विरासत भूमि में प्रवेश करने वाले योद्धा अन्य स्थानों को छोड़ सकते थे, लेकिन वे आमतौर पर विरासत मीनार को नहीं छोड़ते थे। पारलौकिक क्षेत्र के स्तर पर युद्ध कला प्राप्त करने के लिए दांव संघ के योद्धाओं को विरासत प्राप्त करने के लिए विरासत भूमि में विरासत मीनार में प्रवेश करना होगा। दांव संघ मुख्यालय के शास्त्र भंडार में उच्चतम स्तर की युद्ध कलाएं केवल अर्ध पारलौकिक क्षेत्र के स्तर पर हैं। इस स्तर से अधिक की सभी तकनीकें और युद्ध कलाएं विरासत मीनार में दर्ज हैं। इसलिए विरासत मीनार निस्संदेह विरासत भूमि में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। खजाना पर्वत एक ऐसा स्थान है जो विभिन्न खजानों को संग्रहित करता है। खजाना पर्वत के भीतर कोई विभिन्न जादुई कलाकृतियां, अमृत, ताबीज, संरचनाएं और पुतले प्राप्त कर सकता है। बेशक ये खजाने आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए न केवल शक्ति बल्कि भाग्य और अवसर की भी आवश्यकता होती है। औषधि घाटी एक ऐसा स्थान है जहां कई दुर्लभ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और प्राकृतिक खजाने उगते हैं। इसके भीतर कई घाटियों के होने के कारण इसे औषधि घाटी कहा जाता है। दिव्य ओस सागर दांव संघ की विरासत भूमि में सबसे रहस्यमय स्थान है। यहां तक कि खुद दांव संघ ने भी अभी तक दिव्य ओस सागर के सभी क्षेत्रों का पूरी तरह से अन्वेषण नहीं किया है। दिव्य ओस सागर, जिसे यकीनन दांव संघ की विरासत भूमि के भीतर सबसे खतरनाक स्थान माना जा सकता है, एक ऐसा स्थान है जहां प्रवेश करने वाले कई योद्धाओं को या तो अपार अवसर प्राप्त होते हैं या वे नष्ट हो जाते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां खतरा और अवसर सह अस्तित्व में है। हालांकि अधिकांश दांव संघ योद्धा दिव्य ओस सागर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। दिव्य ओस सागर में प्रवेश करने वालों की मृत्यु की संभावना 70% से अधिक है। इसके विपरीत दांव संघ के योद्धा विरासत भूमि में प्रवेश करने पर बहुत कम मरते हैं, और जब कोई गिरता है तो यह लगभग हमेशा दिव्य ओस सागर में ही होता है। समय के साथ दिव्य ओस सागर दांव संघ की विरासत भूमि के बीच सबसे रहस्यमय और वर्जित स्थान बन गया है। केवल अब विराट को यह एहसास हुआ कि शक्ति सिंधु महाद्वीप के प्राचीन दिव्य नाग वास्तविक प्राचीन दिव्य नाग नहीं थे। वे अधिक से अधिक छद्म दिव्य नाग थे। यही कारण था कि समान स्तर के योद्धाओं के बीच भी पूर्वी 70% से अधिक होती है। इसके विपरीत दांव संघ के योद्धा जब विरासत भूमि में प्रवेश करते हैं तो वे शायद ही कभी मारे जाते हैं, और अगर कोई मारा भी जाता है तो वह लगभग हमेशा दिव्य ओस सागर में ही होता है। समय के साथ दिव्य ओस सागर दांव संघ की विरासत भूमि में सबसे रहस्यमय और वर्जित स्थान बन गया है। हालांकि विराट के लिए दांव संघ की विरासत भूमि में जिन स्थानों में उसकी सबसे अधिक रुचि थी, वे खजाना पर्वत और दिव्य ओस सागर थे। जहां तक विरासत मीनार और औषधि घाटी का सवाल था, वे विराट को ज्यादा आकर्षित नहीं करते थे। आखिरकार तलवार संप्रदाय और शून्य समाधि महाद्वीप के बीच अब गहरा सहयोग था, और शून्य समाधि महाद्वीप की साधना तकनीकें और मार्शल आर्ट्स मूल रूप से तलवार संप्रदाय के लिए खुले थे। इसलिए तलवार संप्रदाय के योद्धाओं के पास साधना तकनीकों और मार्शल आर्ट्स की कोई कमी नहीं थी। इस बार दांव संघ की विरासत भूमि में प्रवेश करने का विराट का मुख्य उद्देश्य खजाना पर्वत का दौरा करना था। अनगिनत वर्षों में दांव संघ का संचय उस महत्वपूर्ण हिस्से को छोड़कर जो लाखों साल पहले के महायुद्ध में खो गया था, ज्यादातर खजाना पर्वत में ही संग्रहित था। अगर वह खजाना पर्वत से वे खजाने निकाल सके तो यह एक असीमित संपत्ति होगी, जो शायद उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार द्वारा पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से प्राप्त संपत्ति से कम नहीं होगी। दांव संघ की विरासत भूमि के प्रवेश द्वार का सबसे करीबी स्थान औषधि घाटी था, उसके बाद खजाना पर्वत, फिर विरासत मीनार और अंत में दिव्य ओस सागर। विराट ने सबसे पहले औषधि घाटी जाने का फैसला किया, क्योंकि यह सबसे करीब था।
हालांकि उसकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य खजाना पर्वत तक पहुंचना था, लेकिन जब वह यहां आ ही गया था तो स्वाभाविक रूप से वह सभी महत्वपूर्ण स्थानों का अन्वेषण करना चाहता था। इसके अलावा अगर उसे औषधि घाटी में कुछ महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जड़ी बूटियां मिल जाईं तो यह एक बहुत बड़ा लाभ होगा। दांव संघ के अभिलेखों से उसे जो समझ मिली थी उसके अनुसार औषधि घाटी में कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां महाविपत्ति लोक के स्तर तक पहुंच चुकी थीं। बेशक जड़ी बूटी का स्तर जितना ऊंचा होगा उसे प्राप्त करना उतना ही कठिन होगा। विराट का निर्मल अवतार अब दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था और उसकी यात्रा की गति बहुत तेज थी। उसे औषधि घाटी पहुंचने में केवल 1 महीने का समय लगा। औषधि घाटी कोई एक घाटी नहीं थी बल्कि एक पूरे क्षेत्र का सामान्य नाम था। औषधि घाटी एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी जो खरबों मील तक विस्तृत थी, 10 युमेश राजवंशों के बराबर। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत सघन थी, अन्य स्थानों की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक सघन। धुंधली आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण अपने सामने के क्षेत्र को देखकर विराट आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। इतनी समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा, कोई आश्चर्य नहीं कि यह हर तरह की उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और दुर्लभ खजानों को पोषित कर सकती थी। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता अभी भी दक्षिणी महाद्वीप की तुलना में काफी कम थी, जहां एक महान आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूह स्थापित किया गया था। जब से विराट ने दक्षिणी महाद्वीप में महान आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रीकरण व्यूह स्थापित किया था, वहां आध्यात्मिक ऊर्जा की सघनता अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई थी। तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संसाधनों के बिना भी दक्षिणी महाद्वीप में योद्धाओं की साधना की गति अब पहले की तुलना में अनगिनत गुना तेज थी। अब जबकि वह औषधि घाटी जैसे खजाने में आ पहुंचा था तो स्वाभाविक रूप से विराट खाली हाथ नहीं जाने वाला था। वह फिर औषधि घाटी में प्रवेश कर गया और उसने पूरी तरह से खजाना लूटना शुरू कर दिया। औषधि घाटी में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। जिन स्थानों पर दुर्लभ और उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगती थीं, वे या तो व्यूहों से भारी रूप से सुरक्षित थे या फिर आध्यात्मिक जानवरों द्वारा पहरा दिए जाते थे। जन्मजात स्तर से नीचे की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन जन्मजात स्तर से ऊपर की जड़ी बूटियां बहुत अधिक कठिन थीं। जहां तक रूपांतरण लोक की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और दुर्लभ खजानों का सवाल था, वे और भी बड़ी चुनौतियां पेश करते थे। हालांकि इनमें से कोई भी चीज विराट के लिए कोई समस्या नहीं थी। उसके लिए व्यूह कोई मायने नहीं रखते थे। व्यूहों पर अपनी वर्तमान महारत के साथ उसे उन्हें तोड़ने की आवश्यकता भी नहीं थी। वह उनके भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। शक्तिशाली आध्यात्मिक जानवरों द्वारा पहरा दी जाने वाली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के लिए विराट बस रक्षक जानवर पर हमला करता, उसे भगा देता और फिर जड़ी बूटी इकट्ठा कर लेता। जो अधिक परेशानी पैदा करने वाले थे उनके लिए वह जड़ी बूटियों को चुपके से लेने के लिए अदृश्य तकनीकों और छलावरण ताबीजों का उपयोग करता था। लेकिन उन आध्यात्मिक जानवरों की संख्या बहुत कम थी जिनसे निपटना विराट के लिए मुश्किल था। आखिरकार आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन जन्मजात स्तर से ऊपर की जड़ी बूटियां बहुत अधिक कठिन थीं। जहां तक रूपांतरण लोक की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और दुर्लभ खजानों का सवाल था, वे और भी बड़ी चुनौतियां पेश करते थे। हालांकि इनमें से कोई भी चीज विराट के लिए कोई समस्या नहीं थी। उसके लिए व्यूह कोई मायने नहीं रखते थे। व्यूहों पर अपनी वर्तमान महारत के साथ उसे उन्हें तोड़ने की आवश्यकता भी नहीं थी। वह उनके भीतर स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। शक्तिशाली आध्यात्मिक जानवरों द्वारा पहरा दी जाने वाली आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के लिए विराट बस रक्षक जानवर पर हमला करता, उसे भगा देता और फिर जड़ी बूटी इकट्ठा कर लेता। जो अधिक परेशानी पैदा करने वाले थे उनके लिए वह जड़ी बूटियों को चुपके से लेने के लिए अदृश्य तकनीकों और छलावरण ताबीजों का उपयोग करता था। लेकिन उन आध्यात्मिक जानवरों की संख्या बहुत कम थी जिनसे निपटना विराट के लिए मुश्किल था। आखिरकार जबकि विराट का निर्मल अवतार उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार जितना शक्तिशाली नहीं था, वह रूपांतरण लोक से नीचे के प्राणियों से नहीं डरता था। जब से विराट औषधि घाटी में आया था, पूरी घाटी में हाहाकार मच गया था और उसने बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लूट ली थीं। बेशक विराट ने केवल जन्मजात स्तर और उससे ऊपर के स्तर वालों को निशाना बनाया, उसने नीचे वालों को नहीं छुआ। यह औषधि घाटी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और दुर्लभ खजानों के पोषण और विकास के लिए आदर्श थी और निम्न स्तर की जड़ी बूटियों की कटाई करना एक बड़ी बर्बादी होगी। उन्हें यहां बढ़ने और विकसित होने देना ही सही था। कई वर्षों के बाद वे अंततः जन्मजात स्तर तक आगे बढ़ सकती थीं। विराट ने औषधि घाटी का सर्वेक्षण किया, यहां तक कि इस पर भी विचार किया कि क्या इसे रेनोवेट करके तलवार संप्रदाय के लिए एक औषधीय क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाए। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को पोषित करने के लिए ऐसी कीमती भूमि को अविकसित छोड़ दिया गया था। यह एक भयानक बर्बादी थी। विराट के आने के 1 महीने बाद ही घाटी में आधी से अधिक आध्यात्मिक जड़ी बूटियां पहले से ही उसके कब्जे में थीं। उस दिन जैसे ही विराट एक निम्न श्रेणी की रूपांतरण लोक आध्यात्मिक जड़ी बूटी पर हाथ साफ करने वाला था, एक वानर अचानक बाहर कूद पड़ा और चिल्लाया, लड़के, बहुत हो गया, तुम्हें पता होना चाहिए कि कब रुकना है, अपनी हद पार मत करो। तुम हो? विराट ने वानर की ओर मुड़कर देखा और कुछ भ्रम के साथ पूछा। उसने बहुत पहले ही वानर की उपस्थिति को महसूस कर लिया था। जब से वह औषधि घाटी में आया था, वानर चुपके से उसे देख रहा था। हालांकि पहली बात, वानर ने उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया था और दूसरी बात, विराट को एक स्पष्ट एहसास था कि वानर से पंगा नहीं लिया जाना चाहिए। इसलिए हालांकि विराट जानता था कि वह चुपके से उसे देख रहा है, उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब वानर अंततः खुद को बाहर कूदने से नहीं रोक सका। मैं औषधि घाटी का रक्षक आध्यात्मिक जानवर हूं, दांव संघ के लिए औषधि घाटी की रखवाली करने के लिए जिम्मेदार हूं, वानर ने कहा। ओह, तुम दांव संघ के रक्षक आध्यात्मिक जानवर हो? वानर के शब्द सुनकर विराट ने दिलचस्पी से पूछा, तुम कितने समय से जीवित हो? तुम्हें यहां औषधि घाटी की रक्षा के लिए किसने नियुक्त किया? विराट इतनी आसानी से वानर की बातों पर विश्वास करने वाला नहीं था, क्योंकि उसने कभी भी उपाध्यक्ष दिवाकर को औषधि घाटी में किसी रक्षक आध्यात्मिक जानवर के बारे में बात करते हुए नहीं सुना था। जाहिर है इस वानर को उपाध्यक्ष दिवाकर द्वारा नियुक्त नहीं किया गया था, न ही इसे अध्यक्ष जनार्दन द्वारा नियुक्त किया गया था। उपाध्यक्ष दिवाकर और अध्यक्ष जनार्दन के पास शायद वह क्षमता नहीं थी, क्योंकि यह वानर महाविपत्ति लोक के अर्धचरण का विशेषज्ञ था और इससे मिलने वाले खतरे के मजबूत एहसास को देखते हुए यह महाविपत्ति लोक के अर्धचरण का कोई साधारण विशेषज्ञ नहीं था। इतने शक्तिशाली शीर्ष विशेषज्ञ को उपाध्यक्ष दिवाकर और अध्यक्ष जनार्दन नियंत्रित नहीं कर सकते थे। यहां तक कि अध्यक्ष जनार्दन भी इस वानर जितने मजबूत नहीं हो सकते हैं, और यह कोई मतलब नहीं रखता अगर यह वानर दांव संघ के एक पूर्व पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा नियुक्त किया गया था, क्योंकि दांव संघ के सभी पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ करोड़ों साल पहले हुए महायुद्ध में मारे गए थे। भले ही दांव संघ के पूर्वजों ने वास्तव में एक रक्षक आध्यात्मिक जानवर नियुक्त किया हो, वे आज जीवित नहीं होंगे,
क्योंकि महाविपत्ति लोक के अर्धचरण के योद्धा का जीवन काल अधिकतम 1 करोड़ वर्ष होता है। जब तक कोई विशेष परिस्थितियां न हो, किसी दिव्य विकास लोक के योद्धा के लिए 1 करोड़ वर्षों से अधिक जीवित रहना बहुत मुश्किल है। और अब यह महाविपत्ति लोक के अर्धचरण का वानर वास्तव में यह दावा करते हुए बाहर कूद पड़ा कि वह औषधि घाटी का रक्षक आध्यात्मिक जानवर है, जिससे विराट को बहुत संदेह हुआ। लड़के, तुम्हें मेरी पहचान पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। मैं वास्तव में औषधि घाटी का रक्षक आध्यात्मिक जानवर हूं। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। जब से दांव संघ के पहले नेता औषधि घाटी में आए थे, मेरे पूर्वजों ने पीढ़ियों तक औषधि घाटी की रक्षा के लिए दांव संघ के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। मेरे वंश का प्रत्येक पीढ़ी का नेता स्वचालित रूप से औषधि घाटी का रक्षक आध्यात्मिक जानवर बन जाता है, वानर ने समझाया। अगर कोई और उससे इस तरह बात करने की हिम्मत करता तो वह उसे थप्पड़ मारकर मार डालता, लेकिन यह बच्चा निपटने में मुश्किल था और वह उससे सीधे नहीं टकराना चाहता था। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि जो तुम कह रहे हो वह सच है? विराट ने वानर से पूछा। हालांकि वानर का स्पष्टीकरण उचित लग रहा था, विराट इतनी आसानी से आश्वस्त नहीं हुआ। यह दांव संघ के पहले नेता द्वारा हमारे पूर्वज के लिए छोड़ा गया एक टोकन है। यह प्रमाण के रूप में काम कर सकता है, वानर ने कहा। इसके साथ उसने अपना हाथ घुमाया, शक्तिशाली ऊर्जा विकीर्ण करने वाला एक टोकन निकाला और उसे विराट की ओर उछाल दिया। विराट ने टोकन पकड़ लिया और उसकी सावधानीपूर्वक जांच की। अपने हाथ में टोकन को देखकर विराट चौंक गया। यह छोटा टोकन वास्तव में एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र था और कोई साधारण नहीं। शून्य समाधि महाद्वीप के साथ उसके बढ़ते संपर्क और पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से प्रचुर मात्रा में खजाने प्राप्त करने के बाद से विराट के क्षितिज काफी व्यापक हो गए थे। वह जानता था कि महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्रों को भी कई स्तरों में विभाजित किया गया था। सबसे निचले से उच्चतम तक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्रों को प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्रों से लेकर 9वीं विपत्ति दिव्य अस्त्रों तक विभाजित किया गया है, जो योद्धाओं के पहले से 9वें विपत्ति लोकों के अनुरूप हैं। उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से जितने भी महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र प्राप्त किए थे, उनमें से अधिकांश प्रथम विपत्ति दिव्य अस्त्र थे। द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र अत्यंत दुर्लभ थे। उसके पास जो कुछ द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र थे, वे पूर्वी सागर के प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों की विरासत भूमि के भीतर से प्राप्त किए गए थे। विराट द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्रों की दुर्लभता के बारे में गहराई से वाकिफ था। फिर भी उसके सामने यह टोकन वास्तव में एक द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र था। इस टोकन पर 4 बड़े अक्षर खुदे हुए थे। औषधि घाटी रक्षक। एक रक्षक आध्यात्मिक जानवर के लिए विशेष रूप से एक द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र टोकन बनाना, यह वास्तव में एक भव्य इशारा था। इस टोकन को देखने के बाद विराट ने वानर की बातों पर काफी हद तक विश्वास कर लिया, क्योंकि टोकन पर लिखावट दांव संघ के पहले नेता की थी। दांव संघ का पहला नेता एक असाधारण नायक था और यकीनन दांव संघ के इतिहास का सबसे शक्तिशाली नेता था। दांव संघ के शास्त्र भंडार में पहले नेता द्वारा छोड़े गए कई प्रामाणिक कार्य संरक्षित हैं। विराट ने दांव संघ के शास्त्र भंडार में अध्ययन करने में काफी समय बिताया था, इसलिए वह पहले नेता की लिखावट से काफी परिचित था। चूंकि इस वानर के पास ऐसा टोकन था, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह जो कह रहा था वह सच था। यह वास्तव में अजीब है कि तुम्हारे पूर्वज के पास इतनी महान क्षमताएं थीं। महाविपत्ति लोक के अर्धचरण के एक रक्षक जानवर ने वास्तव में पहले नेता से तुम्हारे पूर्वज के लिए विशेष रूप से द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र टोकन बनवा लिया। विराट ने वानर को टोकन वापस कर दिया, कुछ संदेह के साथ कहा। अरे लड़के, बकवास मत करो। किसने कहा कि मेरे पूर्वज महाविपत्ति लोक के अर्धचरण के आध्यात्मिक जानवर थे? विराट के शब्द सुनकर वानर ने गुस्से में कहा। मेरे पूर्वज तृतीय विपत्ति लोक के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ थे। वानर के शब्द सुनकर विराट हैरान रह गया। उसने वानर को ऊपर से नीचे तक देखा और संदेहपूर्वक कहा, तो फिर तुम्हारी साधना इतनी कमजोर क्यों है? तुम्हारे जैसा महाविपत्ति लोक के अर्धचरण का एक रक्षक जानवर औषधि घाटी का रक्षक कैसे बन गया? तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? करोड़ों साल पहले दांव संघ के तुम्हारे नेता ने औषधि घाटी में आकर हमसे मदद मांगी, यह कहते हुए कि दांव संघ जीवन और मृत्यु की स्थिति का सामना कर रहा था। अस्तित्व के संकट ने हमारे औषधि घाटी रक्षक वंश को सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। उस समय हमारे वंश के नेता आसानी से प्रभावित हो गए थे और तुम्हारे नेता का विरोध नहीं कर सके, जो हमारे सभी पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को अपने साथ ले गए। उसके बाद वे कभी नहीं लौटे, जिससे हमारे वंश की जीवन शक्ति और ताकत को गंभीर नुकसान पहुंचा। हम अभी भी ठीक होने से बहुत दूर हैं। विराट की बातें सुनकर वानर ने गुस्से में जवाब दिया, क्या तुमने अभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं कितने समय से जीवित हूं? मैं केवल 20 लाख वर्षों से ही जीवित हूं। 20 लाख वर्ष में मेरे स्तर तक पहुंचना पहले से ही काफी बड़ी उपलब्धि है। तुम और क्या चाहते हो? वानर की बातें सुनकर विराट को अचानक समझ में आ गया और उसके कई संदेह दूर हो गए। वरिष्ठ, मुझे क्षमा करें, मैं अब भी अभद्र था। विराट ने वानर के सामने झुककर ईमानदारी से माफी मांगी। हम्फ, ये हुई ना बात, वानर ने गुस्से में कहा। लड़के, तुमने पहले ही पर्याप्त आध्यात्मिक जड़ी बूटियां लूट ली हैं, अब आगे मत बढ़ो। भावी पीढ़ियों के लिए कुछ छोड़ दो। यह तुम्हारे पहले नेता द्वारा छोड़ा गया नियम है। यदि तुम जारी रखते हो तो मुझे कर्तव्य की खातिर तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। यह बच्चा सच में दुस्साहसी है, जो इस तरह औषधि घाटी में तबाही मचा रहा है। अगर कोई और ऐसा करने की हिम्मत करता तो वह शायद दसियों हजार बार मारा जा चुका होता। औषधि घाटी वास्तव में दांव संघ के पूर्वजों द्वारा अपने वंशजों के लिए छोड़ी गई एक खजाने की भूमि है, लेकिन यह मनमाने ढंग से कुछ भी लेने की जगह नहीं है। औषधि घाटी में दांव संघ के पूर्वजों ने महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और दुर्लभ खजानों के लिए कई बाधाएं स्थापित की हैं। केवल पर्याप्त ताकत वाले ही संबंधित आध्यात्मिक जड़ी बूटियां प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई अपनी क्षमताओं का अधिक आकलन करता है और बहुत लालची ऐसी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को प्राप्त करने की कोशिश करता है जो उनकी क्षमताओं से परे हैं, तो वे केवल अपना ही विनाश लाएंगे। दशकों पहले 2 योद्धा औषधि घाटी में आए थे। उनमें से एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के लालच में अपनी क्षमताओं का अधिक आकलन कर बैठा और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया, जिससे जड़ी बूटियों के चारों ओर स्थापित एक शक्तिशाली जानलेवा व्यूह सक्रिय हो गया और इस प्रकार वह मारा गया। दांव संघ की विरासत भूमि में प्रवेश करने वाले योद्धा आमतौर पर घातक खतरे का सामना नहीं करते हैं जब तक वे नियमों का पालन